यूनिट नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यानी कि आपको कंप्लीट गुडविल का ट्रीटमेंट इस यूनिट में सिखाया जा रहा है। समझ रहे हो? कंप्लीट गुडविल का ट्रीटमेंट इस यूनिट में सिखाया जा रहा है। बच्चों, क्या आपको याद है जब आप 12th क्लास में थे तो गुडविल का ट्रीटमेंट आपने टुकड़ों में सीखा था? एक गुडविल का ट्रीटमेंट सीखा था बेटा आपने चैप्टर नंबर 2 यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन में, और वहां पे सीखा था अगर चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो रहा होता है, याद है कि ओल्ड रेशो कुछ और था और न्यू रेशो कुछ और हो गया, तो कोई ना कोई पार्टनर अगर गेनर होगा तो डेफिनेटली कोई ना कोई पार्टनर कौन होगा? पढ़ा है ये हमने। तो हम एक एंट्री बनाते थे, क्या आप लोगों को वो एंट्री याद है? गेनर टू सैक्रिफाइसर। भाई जिसको प्रॉफिट्स में गेन हो रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से, जिसको आने वाले प्रॉफिट्स में गेन हो रहे हैं वो आज गुडविल में कॉम्प्रोमाइज कर देगा, गुडविल उसको डेबिट हो जाएगी, और जो सैक्रिफाइसर है उस बंदे को गुडविल का अमाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। बताओ जी, करा था हमने वाली बात? ये रिकॉन्स्टिट्यूशन की गुडविल का ट्रीटमेंट था। फिर ऐसे ही एक गुडविल का ट्रीटमेंट हमने एडमिशन में किया था, याद है किसी को? एडमिशन में किया था। एडमिशन वाली जब गुडविल हमने करी थी तो उसके कुछ पार्ट थे कि नया पार्टनर है गुडविल कुछ प्राइवेटली ले आए, अगर आपको हल्का फुल्का याद आ रहा हो तो। नया पार्टनर है गुडविल कैसे ले आए? कैश में ले आए। नया पार्टनर है गुडविल कैसे ले आए? कैश में लेके ना आए, है ना। और फिर हमने एक ट्रीटमेंट सीखा था गुडविल का एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। मतलब वो 3 अलग अलग ट्रीटमेंट थे, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। लेकिन अब सीए फाउंडेशन के अंदर बच्चों आपको कंप्लीट गुडविल ट्रीटमेंट एक ही यूनिट के अंदर दे दिया गया है, यूनिट नंबर 2 के अंदर। यानी इस यूनिट के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ बात किसके ऊपर करनी है? गुडविल पे करनी है। डन है बच्चों? गुडविल के वेरियस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो गुडविल का मीनिंग तो बच्चों मैं क्या ही बताऊं, आपको पता ही होगा क्या होता है बच्चों गुडविल का मतलब। जब आपने 12th में पढ़ा था तो पढ़ा यही होगा। गुडविल मींस व्हाट? गुड नेम और रेपुटेशन अर्न्ड बाय द फर्म। बोलो सही है ना? किसी भी बिजनेस का अच्छा नाम गुडविल होता है। और जब भी मैं गुडविल पढ़ाता हूं बच्चों तो ये लॉर्ड एल्डन की डेफिनेशन ये पढ़ानी बहुत जरूरी हो जाती है। ये बहुत अच्छी बात लिखी हुई है गुडविल के बारे में कि गुडविल इज नथिंग, गुडविल बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं है, बट क्या है बच्चों? मोर देन द प्रोबेबिलिटी की एक संभावना है कि द ओल्ड कस्टमर विल रेजॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस। कि पुराना ग्राहक जो है वो पुरानी दुकान पे अगर आ जाए तो हम क्या कहते हैं? वो दुकानदार की क्या है बेटा? गुडविल है। आप समझ रहे हो? दुकानदार का कुछ तो ऐसा वर्किंग है, दुकानदार की कुछ तो ऐसा जो है उसने सर्विसेज हैं, कुछ तो ऐसी बात है कि जो पुराना ग्राहक है वो कहां पर दोबारा शिफ्ट हो रहा है? पुरानी दुकान से ही बार बार सामान ले रहा है। इज इट ओके बच्चों? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं अक्सर कि मान लीजिए आप राशन का सामान लेने जाते हैं, तो जब भी आपको राशन का सामान चाहिए तो आपके दिमाग में एक ही दुकान मान लो आ जाती है और आप ऑटोमेटिकली उसी दुकान से लेने चले जाते हो। तो इसका मतलब कुछ तो बात है, शायद उस दुकानदार में कोई खास बात नहीं है, बट दुकान लोकेशन वाइज आपके घर के नजदीक है। ये भी हो सकती है बात, ये भी हो ही सकती है। और ये भी उसको किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है? उसकी गुडविल के बारे में ही बात हो रही है ये, ठीक है। या उसकी कोई अच्छी सर्विसेज हो सकती हैं। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर कि जिसकी वजह से आप उस दुकानदार से ही सामान ले रहे हैं, तो उस दुकानदार की किसी वजह से अच्छी गुडविल है। चलो, तो गुडविल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, उतनी डिटेल बात तो बेटा नहीं करेंगे जितनी 12th में बात करते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो ये चिल्लर चैप्टर है, ठीक है ना। बात सीधी सी है, हमारे लिए चिल्लर यूनिट है, इसमें से कुछ नहीं आना, हमारे मतलब का कुछ नहीं है। हमारे मतलब का स्टार्ट हुआ बहुत आगे, राइट। लेकिन ठीक है, एक चीज कनेक्टेड है, कनेक्ट हम तब हो पाएंगे जब यूनिट वाइज ही हम चलेंगे। तो लेकिन थोड़ी फास्ट ट्रैक पे करने वाली यूनिट है, कोई बहुत ज्यादा टाइम लगाने वाली यूनिट ये नहीं है, राइट। तो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स गुडविल की आप लोगों को पता है, पढ़ने की मेरे को जरूरत नहीं है, आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक्स गुडविल की। गुडविल कैसी एसेट है बताओ? इंटेंजिबल। लेकिन इंटेंजिबल होने के साथ साथ कैसी एसेट है? वैल्यू तो करनी पड़ती है सर, इसकी वैल्यू तो करनी पड़ती है। और गुडविल हमें मदद करती है एक्सेस प्रॉफिट्स कमाने में। बताओ सही है? अगर किसी के बिजनेस का अच्छा नाम है तो वो नाम उसको पैसा बनाने में मदद करता है। बताओ हाँ या ना? अगर किसी के बिजनेस का अच्छा नाम है तो वो नाम उसको पैसा बनाने में मदद करता है। बच्चों मैं सही कह रहा हूं? ठीक है ना। तो इसका मतलब गुडविल helps to earn the excessive profits. Is it okay? Goodwill's value, its value regularly fluctuates. Yes. आज किसी के बिजनेस की अच्छी गुडविल है, इट डज नॉट मीन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उसके बिजनेस गुडविल अच्छी ही रहने वाली है। अरे उसके द्वारा किया गया कोई एक खराब काम, कोई भी एक मिसबिहेवियर टुवर्ड द कस्टमर उसकी गुडविल को उसी समय तुरंत खराब कर सकता है। तो इसका मतलब गुडविल ऐसी नहीं है जो एक बार बन गई तो बन गई। अरे गुडविल बन गई तो आप बिगाड़ भी सकते हो उसको और अच्छा निखार भी सकते हो। इसकी वैल्यू लगातार कैसी होती रहती है बेटा? फ्लक्चुएट होती रहती है। इज इट डन? ओके।
नेक्स्ट, इट इज वैल्यूएबल, यस, पूरे बिजनेस को बेचते हैं तो भाई इसकी वैल्यू की जाती है। और एग्जैक्ट अमाउंट गुडविल का निकालना बहुत मुश्किल है। याद करो बच्चों, आपने 12th क्लास में किया है कि गुडविल को वैल्यू करने के बहुत सारे मेथड थे। आप लोग याद कराओ मुझे क्या क्या थे। एवरेज प्रॉफिट, ओके, वेटेड एवरेज। चलो इसी में इसके दो पार्टीशन बना दो, सिंपल एंड वेटेड। एक सिंपल एवरेज भी था, एक वेटेड एवरेज। और बताइए, सुपर प्रॉफिट, ठीक है सर। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट अगर करें तो वो भी दो पार्ट्स थे, या तो हम कैपिटलाइजेशन किसकी करते थे, एवरेज प्रॉफिट की, या फिर हम कैपिटलाइजेशन किसकी करते थे, सुपर। याद आ रहा है सबको? बस वो सेम बातें यार, कुछ नहीं है। फैक्टर्स वगैरह पढ़ लेना, लो जी मेथड्स पे आ जाते हैं। लो बच्चों, ये आ गए हम फर्स्ट में, और इस पर ज्यादा समय मैं नहीं लगाऊंगा। एवरेज प्रॉफिट मेथड गुडविल को वैल्यू करने का क्या होता है, इसी में से फाइल में से करते जाते हैं, मेन चीज करेंगे बस। याद करो बच्चों, एवरेज प्रॉफिट मेथड से जब गुडविल की वैल्यू करी थी तो हमने क्या सीखा था कि सर पहले निकालते हैं हम लोग एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट को उठा के किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। तो ये रहा मेरा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, दैट इज कॉल्ड गुडविल। तो मेरे को लगता है एग्जांपल 1 मुझे कराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, एग्जांपल 1 डन है। सम कर दिया सभी प्रॉफिट्स का सम, ये आ गया सर, नंबर ऑफ ईयर्स एवरेज 4 से डिवाइड कर दिया। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 11,000। Sum of all years profit upon number of years will give you what, एवरेज प्रॉफिट्स। और एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितना नंबर ऑफ ईयर परचेज है बेटा, 2 नंबर ऑफ ईयर है, 2 नंबर ऑफ ईयर परचेज है। तो मेरी गुडविल की वैल्यूएशन वहां पे आ जाती है 22,000 रुपीज। फर्स्ट क्वेश्चन डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। अब मैं यहां क्वेश्चन 2 में आपको कुछ प्रिकॉशंस पहले बता दूं। जब भी हम गुडविल की वैल्यू करते हैं बेटा, तो हमें किसकी तरफ ध्यान देना होता है, एक्सपेक्टेड फ्यूचर बिजनेस कंसर्न्ड प्रॉफिट। हमें यह प्रॉफिट निकालना होता है भाई। किसी के बिजनेस के प्रॉफिट्स हमें प्रेजेंट में वो क्या कमा रहा है वो गिवन होते हैं, लेकिन जो गिवन होते हैं उससे हम क्या निकालने होते हैं, उससे हमें निकालने होते हैं वो बिजनेस फ्यूचर में कमा सकता है। देखो जो प्रेजेंट में कमा रहा है वो तो प्रेजेंट में कमा रहा है, लेकिन प्रेजेंट में कमाए गए प्रॉफिट्स को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, जो वो फ्यूचर में कमाएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू देखनी पड़ती है हमें उसकी, और किससे कंसर्न, बिजनेस से रिलेटेड ही होने चाहिए प्रॉफिट्स, और ऐसे वाले प्रॉफिट्स को हमें टारगेट बनाना पड़ता है। तो ऐसे में बच्चों हमें कुछ कुछ बातें याद रखनी है। अच्छा एक चीज और, एक्सपेक्टेड और एक वर्ड लिखना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड नॉर्मल। एक्सपेक्टेड नॉर्मल प्रॉफिट्स जो फ्यूचर से रिलेटेड हो, जो बिजनेस से रिलेटेड हो, ऐसे प्रॉफिट्स की हमें तलाश होती है। इसका मतलब अगर हमारे प्रेजेंट प्रॉफिट्स के अंदर कोई एबनॉर्मल इनकम शामिल है, कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट्स शामिल है, तो क्या हमें उसको रखना चाहिए, नहीं। क्या कर देना चाहिए, एबनॉर्मल इनकम्स को माइनस। क्या आपको 12th में आप लोगों ने सारी बात पढ़ी है, सर एबनॉर्मल इनकम को क्या करते हैं हम लोग, माइनस। कोई अगर एबनॉर्मल लॉस हो तो बेटा उसको क्या करते हैं, याद है आपको, क्यों एबनॉर्मल इनकम को माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि वो इनकम रेकरिंग नेचर की नहीं होती है, कभी कभी कमाई होती है, और हमें उन प्रॉफिट्स को अभी फाइंड आउट करना है जो हमारे बिजनेस से नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे। तो इसलिए एबनॉर्मल इनकम को क्या कर दो, माइनस, एबनॉर्मल लॉसेस को क्या कर दो, प्लस। डन हो गया। कोई इन्वेस्टमेंट से पैसा कमा रहे हो आप, जो आपके बिजनेस के बाहर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, आपके बिजनेस के बाहर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, अगर वहां से आपको कोई रिटर्न्स आ रही हैं तो बेटा वो रिटर्न्स आपके बिजनेस की रिटर्न्स नहीं है, तो ऐसी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को आपको क्या कर देना चाहिए, माइनस। क्योंकि गुडविल आप किसकी निकाल रहे हो, सिर्फ बिजनेस की। तो इन्वेस्टमेंट से कुछ पैसा अगर आप इनकम के तौर पे कमा रहे हो तो बेटा वो आपकी बिजनेस इनकम नहीं है, ऐसी इनकम को आपको वापस माइनस कर देना। जैसे मान लो मेरा बिजनेस चल रहा है जी, मैंने बिजनेस के बाहर कहीं बैंक में एफडी करवा रखी है, उस एफडी से मुझे क्या आ रहा है बेटा, इंटरेस्ट। अब वो इंटरेस्ट भी मेरा शामिल है इन प्रॉफिट्स के अंदर, पर आप मुझे बताओ वो एफडी के ऊपर जो आपने इंटरेस्ट कमाया, क्या वो मेरा बिजनेस से कमाया गया पैसा है, नहीं। तो ऐसे इंटरेस्ट को मुझे क्या कर देना चाहिए, वापस डिडक्ट। और सुनिएगा, कोई प्रेजेंट में एक्सपेंसेस हो लेकिन फ्यूचर में नहीं होने वाले हो, मतलब प्रेजेंट में तो खर्चा हो रहा है
लेकिन भविष्य में वो खर्चा नहीं होगा, फ्यूचर में वो खर्चा नहीं होगा। तो बेटा प्रेजेंट में वो खर्चा हो रहा है, तो प्रेजेंट में उस खर्चे ने आपके प्रॉफिट्स को क्या कर रखा है, कम, लेकिन फ्यूचर में तो वो खर्चा होगा नहीं, तो फ्यूचरिस्टिक प्रॉफिट आपके क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। और हमारा टारगेट प्रेजेंट प्रॉफिट्स में डील करने का नहीं है भाई, हमारा टारगेट कौन से प्रॉफिट में डील करने का है, फ्यूचर के एक्सपेक्टेड नॉर्मल बिजनेस कंसर्न। ये सारी बातें मैंने जो लिखी हैं, अगर ये हमारे दिमाग में छप जाएं तो हमें क्या ऐड करना है और क्या माइनस करना है उसके सारे जवाब मिल जाते हैं। ठीक है ना। पहला वर्ड एक्सपेक्टेड, दूसरा प्रॉफिट्स कौन से होने चाहिए, नॉर्मल, तीसरा बेटा किससे रिलेटेड होने चाहिए, फ्यूचर से रिलेटेड, और चौथा किससे कंसर्न होने चाहिए, बिजनेस कंसर्न। तो इसका मतलब आउटसाइड बिजनेस कोई इनकम है तो इनकम और एक्सपेंसेस है तो उसको डील नहीं करना, उसके इफेक्ट को खत्म करना है। ठीक है, फ्यूचर में डील करना है और नॉर्मल प्रॉफिट्स में डील करना है। डन हो गया, और ये हो गया। और पांचवा पॉइंट बेटा क्या पढ़ रहा हूं, नॉट प्रेजेंट एक्सपेंसेस, मतलब वो खर्चा जो प्रेजेंट में नहीं हो रहा, नॉट प्रेजेंट एक्सपेंसेस, जो खर्चा फ्यूचर प्रेजेंट में नहीं हो रहा, बट विल ऑकर इन फ्यूचर, लेकिन वो खर्चा कब होगा बताओ, भविष्य में होगा। बेटा भविष्य में, फ्यूचर में अगर वो खर्चा होगा तो फ्यूचर में आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे या घटेंगे, तो आपको फ्यूचर वाले प्रॉफिट्स ही लेके चल रहे हैं, तो फ्यूचर के प्रॉफिट घटेंगे, तो ऐसे खर्चों को आपको आज प्रेजेंट में क्या कर देना चाहिए बेटा, माइनस। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने ये सब 12th में अच्छे से करा होगा, ये सब रीजंस हमें पता है। इनके बेसिस पे एग्जाम्पल नंबर 2 बनता है बेटा, जरा फटाफट से एक बार कर दो, जल्दी से कर दो आप लोग। चलो अब आ जाओ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। बच्चों जब मैंने आपको एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बताया तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट में मामला सिर्फ इतना था कि यार आप निकालो एवरेज प्रॉफिट्स, और एवरेज प्रॉफिट्स को बेटा किससे मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ ईयर परचेज से। ठीक है, लेकिन हमने एक और भी चीज पढ़ रखी है, उसका नाम क्या होता था बच्चों, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स, जिसका मतलब ये होता था कि अगर हम हर ईयर को एक अलग अलग वेटेज दें, हम हर ईयर को क्या दे बेटा, अलग अलग वेटेज दें, हर ईयर के प्रॉफिट्स को हम अलग अलग वेटेज दें, तो हम कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं वहां पर, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सर क्यों दे वेटेज अलग अलग, तो बेटा एक कॉमन सेंस है, आप फॉर्मूले मेथड को छोड़ो, एक कॉमन सेंस है। मान लो मैं ये बोलूं कि ए और बी दो पार्टीज हैं, आप एग्जांपल को ध्यान से सुनना, ए और बी दो पार्टीज हैं, ए ने अपना बिजनेस सेल करना है, ए सेलर है बिजनेस का, और बी कौन है बेटा बिजनेस का, बी बायर है। ठीक है, ए बोलता है अरे मुझे गुडविल का अमाउंट दे भाई, मुझे गुडविल का अमाउंट दे, तो बी उससे पूछता है भाई कौन सी गुडविल का अमाउंट दूं तेरे को, बता ऐसा क्या तेरे बिजनेस में कमाल हो रहा है कि मैं तेरे को गुडविल का अमाउंट दूं। तो ए इज सेइंग दैट आई एम अर्निंग प्रॉफिट्स इन माय बिजनेस, राइट, आई एम अर्निंग प्रॉफिट्स इन माय बिजनेस, और उस प्रॉफिट्स को आज मैं कमा रहा हूं, लेकिन आने वाले समय में वो सारा प्रॉफिट कौन कमाएगा भाई, मेरे बिजनेस का तू कमाएगा, क्योंकि बिजनेस का मालिक कौन हो जाएगा, तू हो जाएगा भाई। तो सारा प्रॉफिट्स आने वाले समय में कौन कमाएगा, तू कमाएगा। आज मुझे बिजनेस का एक अमाउंट दे दो उसका गुडविल के अगेंस्ट, बोलो सही है। तो ए सेइंग कि भाई 2020 में मैंने कोई एक्स अमाउंट कमाया, मैं बता नहीं रहा तुम्हें कितना, पर कोई एक्स अमाउंट कमाया, एक मिनट इसमें क्रॉस लगा लेता हूं, मैंने कोई एक्स अमाउंट कमाया। 2021 में भी मैंने एक अमाउंट कमाया, 2022 में भी मैंने एक अमाउंट कमाया, 2023 में मैंने एक अमाउंट कमा लिया, और 2024 में मिस्टर ए मिस्टर बी को अपना बिजनेस क्या कर रहा है बेटा, सेल कर रहा है। आपको मेरी बात समझ में आ गई। अब 2024 में जब बिजनेस सेल हो रहा है तो बी की नजर इसके इन चारों प्रॉफिट्स में से सबसे ज्यादा कौन से ईयर के प्रॉफिट पे होगी, बी की नजर, बी जो चेक करेगा इन चारों ईयर्स के प्रॉफिट में से सबसे ज्यादा किसको चेक करेगा, ध्यान से, लेटेस्ट को, यानी इसके ऊपर सबसे ज्यादा नजर होगी उसकी, भाई तूने 23 में क्या कमाया। उससे कम नजर और ध्यान वो रखेगा किसका, 22 का। उससे कम ध्यान बेटा वो किसका रखेगा, 21 का। और उससे कम ध्यान वो किसका रखेगा, 20 का। आप मेरी बात समझ रहे हो भाई, क्यों, क्योंकि 20 पुराना हो गया यार, 20 में क्या हुआ था, हमें क्या करना देना है। आप एक बात बताओ कि बी बिजनेस खरीद रहा है, और ए के प्रॉफिट्स कुछ ऐसे हैं, मैं एक एग्जांपल, अब मैं फिगर देके एग्जांपल देता हूं कि प्रॉफिट्स कुछ ऐसे हैं। 2020 में उसने कमाया 1 लाख, ठीक है सर, 2021 में उसने कमाया 75,000,
50,000 और फिर उसने कमाया 50,000 और फिर उसने कमाया 5,000। मतलब जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है वो केवल कितने हजार है? 5,000। और बिजनेस कौन से ट्रेंड पे है? डाउन ट्रेंड पे है। मेरी बात समझ रहे हो? तो बी कहेगा भाई तेरा डूबता हुआ बिजनेस है। ए कहेगा भाई मैंने 2020 के अंदर 1 लाख रुपए कमाया था। बी कहेगा भाई 2020 गया पुराना, अभी का बता 2023 में कितने पैसे कमाए हैं। तो 2023 में बेटा कितने पैसे कमाए? केवल 5,000। लेकिन मैं अगर इससे उल्टा कर दूं कि पहले 1 लाख कमाया, फिर 2 लाख कमाया, फिर 3 लाख कमाया, फिर 7 लाख कमाया, तो भी बी का ध्यान कौन से प्रॉफिट की तरफ सबसे ज्यादा होगा? लास्ट, बिकॉज लास्ट लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देगा। तो यहां पर जब एक ट्रेंड देखने को मिलता है आपको प्रॉफिट्स के अंदर, या तो ट्रेंड कैसा हो बेटा, जरूरी नहीं फॉलिंग ट्रेंड, या तो ट्रेंड कैसा हो? राइजिंग ट्रेंड, या फिर ट्रेंड कैसा हो? फॉलिंग ट्रेंड। हर एक ट्रेंडेड बिजनेस के अंदर हमेशा सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स, सिंपल मतलब नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट्स की बजाय हमारा कौन सा मेथड लग जाता है बेटा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड लग जाता है। और क्या आप लोगों को याद है वेट्स कैसे देते थे? बताओ, याद करो। अगर ये वाला ही बिजनेस मेरे को करना है, हाँ जी, वेट्स कैसे देंगे? लाइक 1 2 3 4। सबसे कम वेट किसको देंगे? 20। सबसे छोटे सबसे पुराने ईयर को सबसे कम वेट देंगे। यानी क्योंकि ये हमारे लिए सबसे कम इंपॉर्टेंट था ना, 1 2 3 एंड 4। तो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स जो आपको प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे, आप उनको उनके रेस्पेक्टेड वेट्स से क्या कर देंगे बेटा? मल्टीप्लाई। तो जो आंसर आएगा वो आ जाएंगे अब आपके वेटेड प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई करके। फिर हम क्या करेंगे उन सभी प्रॉफिट्स का? बताओ, सम कर देंगे। और फिर सम को किससे डिवाइड करेंगे? 10 मतलब नंबर, या सम लिख लो, हाँ सम बेटर रहेगा। उस सम को किससे डिवाइड कर देंगे? सम ऑफ प्रोडक्ट्स कह लो पहले। सम ऑफ प्रोडक्ट्स को हम किससे डिवाइड कर देंगे बेटा? सम ऑफ वेट्स से। और जब सम ऑफ प्रोडक्ट्स को मैं सम ऑफ वेट से डिवाइड कर दूंगा तो बेटा मेरे पास आएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। इज इट ओके? और उस वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स को मैं फाइनली किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड से, एंड देन आई विल गेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। इज इट ओके? आ जाओ फटाफट से देख लो। ये रहा मेरा एग्जांपल नंबर 3 और ये रहा ये सॉल्यूशन। ये रहे सर प्रॉफिट्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ये रहे सर वेट्स। आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। प्रोडक्ट्स आ गए, प्रोडक्ट का सम आ गया, प्रोडक्ट के सम को सम ऑफ वेट से डिवाइड कर दिया। ये बताओ क्या निकला है बेटा? प्रोडक्ट के सम को जब प्रोडक्ट के वेट से डिवाइड किया, सम ऑफ वेट से डिवाइड, क्या आया? ये इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट को 3, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपका 3 है, तो हमारे पास अमाउंट ऑफ गुडविल आ गया यहां पर 70,734 रुपए। इज इट ओके बच्चों? डन। चलिए आ जाओ जी, दूसरा मेथड सुपर प्रॉफिट। अरे आता है आपको ये मेथड? बताओ क्या किया था हमने सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर? बताओ यार, बताओ। सेकंड मेथड गुडविल का वैल्यूएशन करने का, गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या फॉर्मूला था? याद कराओ। हाँ नहीं, पहले गुडविल का फॉर्मूला बताओ, फिर उसको एक्सप्लोर करेंगे ना। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यस, सबसे पहले तो ये लिखेंगे ना बेटे। हमारे को मेन फॉर्मूला बताओ। मेन फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब मुझे बताओ सुपर प्रॉफिट क्या था? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। याद आ रहा है? अब बताओ एवरेज प्रॉफिट क्या था? सर सारे प्रॉफिट्स का सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब बताओ बेटा नॉर्मल प्रॉफिट था क्या था? अगर याद आ रहा हो तो कैपिटल जो बिजनेस के अंदर डाल रखा है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। सबको याद आ गया बेटा? इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा होता है सुपर प्रॉफिट, और उसको हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दें, देन यू कैन इवेल्युएट योर वैल्यू ऑफ गुडविल। तो इसके बेसिस पे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत आसान है, हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार कर दो, फटाफट से कर दो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग कर दो, स्क्रीन के ऊपर है, और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब आ जाओ कैपिटलाइजेशन मेथड पे। लो जी, उसके बाद हम आते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड पे। ये मैंने शायद सेकंड लिख दिया यहाँ पे। सुपर प्रॉफिट हो गया, ये वेटेड हो गया, हाँ ये नंबरिंग ठीक कर लेना यार, ये 1, और ये सुपर प्रॉफिट हो गया हमारा सेकंड।
सुपर प्रॉफिट मेथड हो गया हमारा सेकेंड। और अब हम करते हैं तीसरा मेथड। तीसरा मेथड कौन सा बच्चों? कैपिटलाइजेशन। सीखा था हमने ये भी 12th क्लास में। कैपिटलाइजेशन कितने कितने तरह की हो सकती है? दो चीजों की कैपिटलाइजेशन हो सकती है। या तो कैपिटलाइजेशन किसकी हो सकती है बेटा? एवरेज प्रॉफिट की। अगर आप एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करते हो तो फॉर्मूला लगता है एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और अगर कहीं हम, अच्छा ये क्या निकल के आएगा? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये गुडविल नहीं निकल के आएगा, ये क्या निकल के आएगा बेटा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। किसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल के आएगी? एवरेज प्रॉफिट की। और हमें इस कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से क्या कुछ माइनस करना पड़ेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू द बिजनेस, यानी बिजनेस में जो पैसा लगा है हमें उसको माइनस भी करना पड़ेगा। क्योंकि सुनिए बच्चों, सुनिए, मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं हमारे बिजनेस में, ये देखो ये वाला एग्जांपल कर देता हूं साथ में, आपको चीज समझ में आ जाएगी। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि हमारे बिजनेस में एवरेज प्रॉफिट्स हैं 30,000 रुपए। ध्यान से समझे मेरी बात को। एवरेज प्रॉफिट कितने बेटा? 30 इंटू 100 बाय 10, यानी 30,000 इंटू में 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किया। मेरा जो रिजल्ट निकल गया है वो 3 लाख निकल गया है। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब यह है कि ऑन एन एवरेज बेसिस इफ यू वांट टू अर्न an average profit of 30,000, you must invest, or a normal businessman must invest into the business. How much amount he must invest? 3 लाख रुपीस की कैपिटल लगाना चाहिए। इसका कॉन्सेप्चुअल मीनिंग ये है कि अगर आपको 30,000 का एवरेज प्रॉफिट कमाना है तो आपको कितना कैपिटल लगा देना चाहिए? 3 लाख रुपया। लेकिन हमने कितना लगा रखा है भाई बिजनेस के अंदर? केवल और केवल 1 लाख के 2 लाख। कितना लगा रखा है? 2 लाख। 2 लाख, क्योंकि हमारी एसेट्स कितने की हैं? 3 लाख। हमारी लायबिलिटीज कितने की हैं? 1 लाख। तो हमारा कैपिटल इन्फ्यूजन कितना बिजनेस के अंदर? 2 लाख रुपए। अब इसका मतलब कि ये है कि 30,000 कमाने के लिए 3 लाख लगाना था, पर 30,000 कमाने के लिए हमने कितना लगा रखा है? तो कम लगा करके सेम प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो हमारा बिजनेस दूसरों से, इसका मतलब क्या चल रहा है? अच्छा चल रहा है। तो इसका मतलब बाकी जो डिफरेंस है 1 लाख रुपए का, वो हमारे बिजनेस की क्या है? गुडविल है। डन हो गया बेटा? टॉपिक क्लियर हो गया। और ऐसे ही आप एक चीज का और कैपिटलाइजेशन कर सकते हो। किसका? सुपर प्रॉफिट का। सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल ही नॉर्मल है। इसमें आप सीधा सुपर प्रॉफिट को ही कैपिटलाइज करते हो, डायरेक्ट गुडविल का आंसर निकल के आता है। और एक कमाल की बात कि अगर मैं एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करूं या फिर मैं सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करूं तो बेटा कैपिटलाइजेशन से आंसर क्या आता है? सेम। समझ में आ रहा है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब सिंपल एवरेज प्रॉफिट वाला लगाऊं या वेटेड एवरेज लगाऊं, वहां से भी आंसर क्या आएगा? सेम नहीं आएगा। सिंपल एवरेज का कुछ और आता है आंसर, और वेटेड एवरेज का कुछ और आंसर आता है। सर हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन के अंदर कि सिंपल एवरेज लगाना है या वेटेड एवरेज लगाना है? क्या सीखा आपने 12th क्लास में? कुछ बता सकते हो? कब लगाते हैं सिंपल एवरेज, कब लगाते हैं वेटेड एवरेज? वेट गिवन हो तो वेट लगा दो बिना कुछ ज्यादा दिमाग लगाए। इसका मतलब एग्जामिनर हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि वेटेड एवरेज लगाना है। नहीं तो एक और बात पड़ी थी, हाँ, या फिर प्रॉफिट्स के अंदर एक ट्रेंड दिख रहा हो, या तो राइजिंग ट्रेंड हो, लगातार प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं, या लगातार प्रॉफिट घटते जा रहे हैं। तो हमारा लेटेस्ट प्रॉफिट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उस केस में अगर बुक वाला नहीं भी बोलेगा तब भी हमें कौन सा मेथड लगाना है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ही लगाना है। तो बच्चों अभी तक बात थी 12th की। अब बात आती है एक नया मेथड, इसको नंबर चेंज करना, नंबर 4 है एनविटी मेथड, लास्ट मेथड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ध्यान से सुनो बेटा मेरी बात को, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। एनविटी मेथड, अब इस मेथड में आपको 1% भी परेशानी आने वाली नहीं है, 1% भी, बिकॉज हम लोग एक चैप्टर कर चुके हैं मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस, उसमें ये चीजें बहुत डिटेल में करी थी, है तो कुछ भी नहीं है। अब ये समझ में आ जाएगा आपको क्या चीज है। सर बच्चों पहले फॉर्मूला सुनो कि एनविटी मेथड में अगर मुझे फॉर्मूला लगाना है गुडविल को इवैल्यूएट करने का, तो मेरा फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले रखो सुपर प्रॉफिट। सबसे पहले क्या रखो? सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई कर दो? एनविटी वैल्यू से, या फिर मैं कहता हूं एनविटी फैक्टर से या एनविटी वैल्यू से। एनविटी वैल्यू कैसे निकलेगी? आओ मैं अभी समझाऊंगा तुम्हें एनविटी वैल्यू कैसे निकलेगी, अभी क्लियर करता हूं। सुनिए, सुपर प्रॉफिट इंटू एनविटी वैल्यू। एनविटी वैल्यू मतलब आप सुपर प्रॉफिट की कौन सी वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड है? प्रेजेंट वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड है। कौन सी वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड है सुपर प्रॉफिट की?
प्रेजेंट वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड है। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे एनवीटी मेथड से, वो भी समझ में आ जाएगा। लो जी, एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं। हमारे बिजनेस का एवरेज है 25,000, नॉर्मल है 22,000। सुपर प्रॉफिट तो फिर भाई गिवन ही है, ऑलरेडी सुपर प्रॉफिट गिवन है। बता दो जरा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 3,000 आ गया। तो अगर मैं नॉर्मल से सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन करूं तो सुपर प्रॉफिट मेथड कहता है, सुपर प्रॉफिट मेथड ये कहता है भाई, नॉर्मल तरीके से अगर आप गुडविल निकालते हो, नॉर्मल तरीके से गुडविल निकालते हो तो फॉर्मूला लगता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट कितना है आपका? 3,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बेटा? 5। गुडविल की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 15,000। नॉर्मल तो ये हो गया काम सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बुक वाला कह रहे हैं ना यार ना, ये तो हो गया। चलो एनवीटी मेथड से निकाल के दिखाओ, एनवीटी मेथड से। अब बेटा सुनो, आने वाले 5 सालों में हम कितना सुपर प्रॉफिट कमाएंगे हर साल? बताओ। 3,000 रुपए। पहले साल का सुपर प्रॉफिट अर्न कितना है? 3,000। पहले साल के अंत में कमाओगे 3,000। दूसरे साल में कितना कमाओगे? 3। फिर बेटे कितने कमाओगे? फिर 3 और फिर 3। याद करो, जो पैसा मुझे पहले साल के एंड पे 3,000 मिलेगा, पहले साल के एंड में, उसकी आज वैल्यू 3,000 से ज्यादा होगी या कम होगी? कम। सीख चुके हैं यार हम, ये तो बहुत डिटेल में सीखते हैं, कुछ भी नहीं है। तो क्या हम इस 3,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं? अगर 15% से फैक्टर डिस्काउंट होने हो तो। कितने परसेंट से डिस्काउंट होने फैक्टर्स? 15% से फैक्टर डिस्काउंट होने हो तो याद करो बेटा, हमने क्या सीखा था। मैं थोड़ा डिटेल बात कर लूं, फिर शॉर्टकट बताता हूं आपको। क्या सीखा था कि 3,000 कौन सी वैल्यू है? 3,000 तो मिलेंगे सर आपको 1 साल के बाद। आपको इस 3,000 की कौन सी वैल्यू निकालनी है? प्रेजेंट वैल्यू। कौन सी वैल्यू निकालनी बेटा? प्रेजेंट वैल्यू। तो क्या हमने सीखा था कि जोन सी वैल्यू आपको मिलने वाली है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना, तो हम क्या करेंगे? 3,000 अपॉन 1 प्लस 0.15 की पावर क्या कर देंगे बेटा? n। अगर 1 साल बाद निकालनी है तो, मतलब अगर आपको 3,000 1 साल बाद मिल रहे हैं और आज हमें उसकी वैल्यू चेक करनी है तो ऐसे निकालेंगे। और अगर हमें 3,000 2 साल बाद मिलने हैं और हमें आज की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे? इसकी पावर 2 से डिवाइड करेंगे। सब कुछ सीखा है हमने मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस में। हालांकि मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस में हमने कैलकुलेटर पे ट्रिक क्या सीखी थी? ये नहीं सीखी थी। कैलकुलेटर ट्रिक हमारी क्या थी बताओ? कि सीधा टाइप करो कैलकुलेटर के ऊपर। क्या टाइप करो बेटा? 1.15 याद करो, और मल्टीप्लाई के बजाय कौन सा बटन दबाओ? डिवाइड। और उसके बाद कौन सा बटन दबाओ? इज इक्वल टू। तो देखो आपको पहला फैक्टर मिल गया होगा 0.8696। याद आ गया सबको? हाँ जी, ट्रिक से तो याद आ गया होगा। ये आपको पहला फैक्टर मिल गया बेटा 0.8696। अगर मुझे 2 साल बाद 2 साल बाद 3,000 मिलने हैं, मुझे आज की वैल्यू चाहिए। मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए बेटा? आज की वैल्यू चाहिए। तो कैलकुलेटर पे क्या टाइप करूं? बोलो। 1.15 बटन कौन सा दबाऊं? इज इक्वल टू का कितनी बार दबाऊं? इज इक्वल टू का 1 बार। 2 बार। मैंने बोला 2 साल बाद। तो फिर ठीक है, 4 पे रोकना है। 4 पे रोकना है या इज इक्वल टू 2 बार दबाओ ना, तो कौन सी वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें? 0.7561। पर बच्चों जरा सोचो, क्या हमें इतने भी काम धाम करने पड़ेंगे क्या? क्या मैं डायरेक्ट इस वैल्यू पे नहीं आ सकता 3.3522 पे? क्योंकि ये क्या बनी हुई है? एक एनवीटी। और एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हमने सीखा है। कैलकुलेटर पे क्या टाइप करना पड़ेगा? 1.15 टाइप करो। उसके बाद कौन सा बटन दबाना पड़ेगा? डिवाइड। इज इक्वल टू का दबाना पड़ेगा 5 बार, या फिर स्टेप्स कितने देखने पड़ेंगे? 7। करो फिर यार, करो। सब सीखा हमने। ये कैलकुलेटर पे आ गया 0.4971। अब क्या करूं? हो गया क्या आंसर? नहीं, जीटी। अरे जीटी दबाना पड़ेगा। जीटी का मतलब है जो 1 वाला फैक्टर है, दिमाग लगाओ, जो 1 साल वाला फैक्टर है, जो 2 साल वाला फैक्टर है, जो 3 साल वाला फैक्टर है, जो 4 साल वाला फैक्टर है, जो 5 साल वाला फैक्टर है, उन सब का ही आपने क्या कर दिया बेटा? ग्रैंड टोटल। और उन सब का टोटल ही तो चाहिए था हमारे को। जीटी का बटन हमें टोटल देता है। बात समझ में आ गई? तो क्योंकि ये एनवीटी है 3-3 हजार वाली, तो मेरे जीटी के बटन ने मेरे को दिया 3.3522। और अब बहुत ही आसान है, आपको बस 3,000 के सुपर प्रॉफिट को 3,000 के गुडविल की वैल्यू करनी है अपने को।
3000 के सुपर प्रॉफिट को आप सीधा सीधा 3.3522 से मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल गेट द गुडविल 10056.60। यानी कहने का मतलब है गुडविल का फॉर्मूला हो जाता है बेटा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय एनविटी वैल्यू। एनविटी वैल्यू का मतलब है कि जितनी पहले साल की एनविटी थी, दूसरे साल वाला, तीसरे साल वाला फैक्टर, चौथे वाला, पांचवे वाला, जितने भी फैक्टर्स उन सबका सम, और उन सबका सम करने के लिए हमें कैलकुलेटर की छोटी सी ट्रिक लगानी है जो प्रेजेंट वैल्यू की ट्रिक है। नहीं तो आप पहले साल वाला फैक्टर लोगे, फिर क्या करोगे बताओ? फिर आप 3000 को डिवाइड करोगे किससे? 1 प्लस 0.15 की पावर 2 से, फिर किससे डिवाइड करोगे? 3 से, फिर किससे डिवाइड करोगे? 4 से, फिर किससे डिवाइड करोगे? 5 से, और आपको ये 1 2 3 4 5 वैल्यूज मिलेंगी और यहां से भी सम कितना आएगा? वही आएगा। तो हमें शॉर्ट ट्रिक पता होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर मैं 3000 को इससे डिवाइड करूंगा तो ये फैक्टर मिलेगा, और अगर मैं ये करूं क्या 1/1.5 की पावर 1, तो मुझे ये वाला फिगर नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। फिर बताओ क्या मिलेगा? हाँ, फिर ये मिलेगा 0.8696, और उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3000 से, तो आपको ये फिगर मिल जाएगी। जैसे आपको ठीक लगे वैसे करो। मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया तरीका है सुपर प्रॉफिट रखो, एनविटी फैक्टर्स का सम करके कैलकुलेटर के ऊपर प्रेजेंट वैल्यू वो निकालो, एनविटी वैल्यू, और उठा के कर दो मल्टीप्लाई, एंड बात हो जाएगी। कर लोगे? डन है बच्चों? क्योंकि हमने मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस कर लिया बेटा, इसलिए बहुत आसान लगेगा। चलिए अब बेटे बहुत सारी बात 12th वाली, बहुत सारी बात 12th वाली। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। Accounting treatment of goodwill. Okay, in the case of change in the profit sharing ratio. ये कौन सा चैप्टर था बेटा 12th क्लास में? सेकेंड, जिसका क्या नाम था? रिकॉन्स्टिट्यूशन। एक ही बात थी वहां पर, गेनर टू सेक्रीफाइस। बताओ जी, कर लोगे? तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चंस में कोई दिक्कत आने वाली है। गुडविल की वैल्यू निकाली भाई हमने, गुडविल की वैल्यू निकल के आ गई 1,60,000 रुपए। मैं सीधा मुद्दे की बात करूंगा। गुडविल की वैल्यू आ गई 1,60,000 रुपए। आ जाओ क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल नंबर 8। एक्स एंड वाई पार्टनर्स थे, कौन सी रेशो में पार्टनरशिप में थे बेटा? 3:1 में। ओल्ड पार्टनरशिप, ओल्ड रेशो आ गया 3:1। They decided that with effect from 1st January 2003 they would share profits and loss in the ratio of 5:3। ये वाला रेशो बच्चों ओल्ड सर, ये वाला रेशो बेटा न्यू रेशो। आपको क्या सिखाया गया बेटा कि न्यू में से क्या माइनस कर दिया करो? ओल्ड। जब आप न्यू में से ओल्ड माइनस करो और पॉजिटिव आंसर आ जाए तो हु इज ही, गेनर और सेक्रीफाइजर? न्यू में से ओल्ड माइनस करें और पॉजिटिव आंसर आ जाए, ही इज गेनर, क्योंकि उसका नया वाला शेयर बड़ा है, इसका मतलब है ना, तो ही इज गेनर। और अगर ओल्ड में से न्यू माइनस करो और पॉजिटिव आंसर आ जाए तो आपने जैसे सीखा वैसे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ओल्ड में से न्यू माइनस कराता हूं तो ओल्ड में से न्यू माइनस कर लेते हैं। लाओ जी करो। 3/4 ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्ट माइनस न्यू वाला पार्ट कितना बेटा? 5/8। तो 8 एलसीएम 4 2 6 -5 कितना आ गया बेटा? 1/8। पॉजिटिव आ गया भाई। अब ओल्ड में से न्यू माइनस किया और पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब पुराने वाला शेयर बड़ा था। तो पुराने वाला शेयर बड़ा था तो मतलब वो कौन है? सेक्रीफाइजर। और दूसरे वाले का बेटा चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पार्टनर कितने हैं? अगर एक बंदा सेक्रीफाइजर है, दूसरे वाला बंदा पक्का कौन मिलेगा? अगर 3 पार्टनर हो, 2 सेक्रीफाइजर हो, तो तीसरा कौन मिलेगा? और उन 2 के सेक्रीफाइसेस का सम तीसरे के किसके बराबर आएगा? पक्की बात है, क्योंकि और तो कोई बंदा ही नहीं ना। हमेशा सम ऑफ गेन्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू द सम ऑफ सेक्रीफाइसेस। इज इट डन बच्चों? तो ये एंट्री में मेरे को कोई दिक्कत नहीं लग रही, आप आराम से सीख पाए होंगे कि भाई पूरी फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इनके पार्ट से, यानी 1,60,000 इंटू में 1/8 दैट इज इक्वल टू 20,000। तो गेनर जो है वो डेबिट हो जाएगा और सेक्रीफाइजर जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो। पॉइंट नंबर 2, क्या हम लोगों ने यह भी सीखा था गुडविल के बारे में? जब एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिशन लेता है तो गुडविल की क्या एंट्रियां बनती हैं? याद करो क्या सीखा था। एक नया पार्टनर है, गुडविल प्राइवेटली लेके आए। गुडविल कैसे लेके आए? तो क्या कोई एंट्री बनती थी? खत्म, नो एंट्री। रिकॉन्स्टिट्यूशन वाला खेल खत्म बेटा। रिकॉन्स्टिट्यूशन इतना ही था, गेनर टू सेक्रीफाइजर करा था ये हमने। नया पार्टनर आए, गुडविल प्राइवेटली लेके आए, एडमिशन के टाइम पे कोई एंट्री नहीं। नया पार्टनर आता था और गुडविल कैसे लेके आता था? कैश में। तो आप मुझे बताओ 12th क्लास में क्या एंट्री बनती थी? इसको छोड़ दो, फाउंडेशन को। 12th क्लास में बताओ, एक नया पार्टनर है, गुडविल नगद लाया, आप क्या एंट्री बनाते थे?
कैश टू पीएफटी, बैंक या कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नेक्स्ट एंट्री क्या आता है बेटा? टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स, पार्टनर्स। कौन से पार्टनर्स? ओल्ड, ओल्ड से बेटर आंसर होगा सैक्रिफाइजर्स, क्योंकि ओल्ड अगर सारे सैक्रिफाइजर है तो ही ओल्ड आएगा ना, लेकिन अगर ओल्ड सारे सैक्रिफाइजर्स नहीं है, एक आधा बंदा कौन है? गेनर, तो क्रेडिट थोड़ी करोगे, उसको क्या करोगे? डेबिट, है ना। तो बेटा लॉजिकल बात क्या होगी कि प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड की बजाय आप क्या वर्ड यूज करो? सैक्रिफाइजर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर व्हाट रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बोलो बेटे, बात समझ में आ गई? अब सीए फाउंडेशन में आकर के थोड़ा सा प्रेजेंटेशन चेंज हो चुका है, और अब जो प्रेजेंटेशन है बेटा आपको वही रखना है। सर क्यों वही क्यों रखना है? बेटा हमारे इंस्टीट्यूट मटेरियल के अंदर जो प्रेजेंटेशन है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब इंस्टीट्यूट क्या कहता है सुनो। 12th में जो आप कहते थे, मैं पहले वो लिख रहा हूं, 12th में आप कहते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और सेकेंड एंट्री आप कहते थे प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइजर्स पार्टनर्स, या ओल्ड भी लिखा होता था कहीं पे, तो कोई बात नहीं। अगर ओल्ड सारे सैक्रिफाइजर्स है तो ठीक है, तो टू सैक्रिफाइजर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर व्हाट रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यही होता था, यही करते थे। अब इंस्टीट्यूट कहता है भाई ऐसा करो, इसको इससे हटा दो, और सर 2 एंट्री मत बनाओ, नेट में डील करो। नेट क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग या ओल्ड, अगर सारे ओल्ड सैक्रिफाइजर्स हैं तो टू ओल्ड भी कह सकते हो, नहीं तो सैक्रिफाइजर्स पार्टनर्स कैपिटल इन देयर व्हाट रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और बात यहीं पर समाप्त हो जाती है। बताओ बच्चों, बात समझ में आ गई? ये एंट्री आपको क्लियर हो गई? सर क्या अब हम 2 नहीं बना पाएंगे? नहीं बेटा, अब आप 2 नहीं बना पाओगे। मैंने बताया इसी पैटर्न को फॉलो करो जो अब हमारे को पैटर्न बताया जा रहा है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल शब्द आपकी बुक के अंदर ही कहीं नहीं है, इंस्टीट्यूट मटेरियल के अंदर, तो हम अपनी तरफ से घुसा नहीं देंगे उसके अंदर, इंस्टीट्यूट मटेरियल के अंदर है नहीं, तो बात खत्म कर दो। तो प्रीमियम फॉर गुडविल आप भी यूज नहीं करोगे। डन है बच्चों? पॉइंट क्लियर है? उसके बाद अगर गुडविल रिटेन्ड थी तो ये एंट्री बना के खत्म हो जाती थी। अगर ओल्ड पार्टनर से गुडविल विड्रॉ कर लिया तो याद करो हम एक एंट्री और पढ़ते थे, क्या? जिन्होंने गुडविल विड्रॉ कर लिया, जिस पार्टनर ने, वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, तो हमारी ये एंट्री और बन जाती थी। बोलो सही हो गया? और एक बात होती थी, गुडविल अगर ऑलरेडी अपीयर्ड है बुक्स के अंदर तो सबसे पहला काम क्या करते थे? एक नए पार्टनर के आने से पहले उस गुडविल को क्या किया जाता था बच्चों? राइट ऑफ। और उसको राइट ऑफ कौन करता था? ओल्ड पार्टनर्स। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशियो। यस, ये ओल्ड ही पार्टनर्स होते थे और ओल्ड ही रेशो में राइट ऑफ करते थे, तब जाके एक नया पार्टनर आता था और गुडविल का पैसा लेकर के आता था नगद में। नगद लाएगा, अब एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स या सैक्रिफाइजर्स पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, डायरेक्ट विदाउट प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये हो गया कुछ नया पॉइंट, ठीक है ना? ये हो गया नया पॉइंट। आप अपनी फाइल के अंदर इसको ऐसे कुछ हाईलाइट कर दें, ठीक है, और लिख लें चेंज्ड, ठीक है, चेंज्ड, ताकि आपको याद रहे कि फाइल के अंदर भाई ये वाला मामला चेंज्ड है, 12th वाला नहीं है, अब मामला चेंज्ड है। चलो इसके बेसिस पे क्वेश्चन करा रहा हूं, देखो जी एग्जांपल नंबर 9 पे आ जाओ। बहुत ही सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है। ए एंड बी पार्टनर्स हैं भाई, ए एंड बी पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं ए और बी। कैपिटल्स कितना डाला बेटा उन्होंने, बताओ? कैपिटल कितनी है उनकी? 160 एंड 120। दे एडमिट सी, कितने शेयर के लिए सी आ गए बच्चों बोलो? सी ब्रिंग्स इन 160 एंड 40 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। क्या क्या लेके आ रहा है बताओ? कैपिटल के नाम के कितने पैसे? 160। कैपिटल के नाम के कितने पैसे? 160। गुडविल के नाम के कितने पैसे? 40,000। बोलो है कि नहीं? गुडविल के नाम के कितने पैसे बच्चों? 40,000। इसका मतलब नया पार्टनर टोटल मिला के फर्म के पास पैसा कितना लेके आ रहा है? ठीक है। 12th की हमारी आदत है, पहले एक बार 12th की, बस एक बार 12th के बारे में इस पे बात करेंगे, उसके बाद हम 12th की आदत को ही छोड़ देंगे। 12th में हमारी आदत है कि हम एंट्री बनाते हैं क्या? बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख टू सीज कैपिटल अकाउंट
टू प्रीमियम फॉर गुडविल, याद करो 12th की आदत है। अगली एंट्री क्या बनाते हैं हम 12th में, प्रीमियम फॉर गुडविल टू किस किस को मिलेगा, ए और बी को, इन देयर व्हाट रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लेकिन अब तो प्रीमियम फॉर गुडविल से प्रीमियम फॉर गुडविल ही काट देना हमने उठा करके। अब हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करके दिखाऊं या ये एंट्री समझ में आ चुकी है आपको? हाँ जी, ये करके दिखाऊं बेटा। मैंने क्या बोला, प्रीमियम फॉर गुडविल से प्रीमियम फॉर गुडविल कैंसिल हो जाता है तो टोटल पैसा तो देखो बिजनेस में वही आएगा 2 लाख रुपया, और उसमें से सी के अकाउंट में भी कितना जाएगा, उसमें से जितना वो कैपिटल लाया है, और बाकी का बचा हुआ गुडविल का पैसा किस किस के अकाउंट में जाएगा बोलो, ए और बी यानी सैक्रिफाइजर्स में। कौन सी रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो उसकी एंट्री कंबाइंड कर दी है, तो सारी एंट्रीज मिलाकर के फाइनल ये एंट्री बन गई है। अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं करके दिखाऊं स्लॉट्स में। क्लियर है? तो अब आपको डायरेक्ट यही एंट्री बनाने की आदत डालनी है। हो जाएगा क्लियर? चलिए, ये क्वेश्चन सब बच्चे मेरे साथ करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 12th का क्वेश्चन है, लेकिन हम करेंगे इसको। करो करो मेरे साथ करो बेटा। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स। कौन सी रेशो में पार्टनरशिप में बताओ फटाफट, 4:1। बोलो बेटा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में 4:1। दे अग्रीड टू एडमिट मोहन इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2012 फॉर 1/3 शेयर। उन्होंने मोहन को एडमिशन दिया, कौन से हिस्से के लिए मोहन को एडमिशन दिया भाई, 1/3 शेयर के लिए। It was agreed that Ram, Shyam and Mohan would share profits and losses equally in the future. 1:1:1. ओल्ड रेशो मेरे पास है, न्यू रेशो मेरे पास है। मोहन ब्रॉट 50,000 एज गुडविल प्रीमियम फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट्स। कितना पैसा लेके आ रहा बेटा, वो कितना पैसा लेके आ रहा बेटा, 50। जर्नल बनानी है हमें बेटे। ऐसा है, अब मैं 12th की कोई बात नहीं कर रहा, 12th का नाम भी नहीं लूंगा। 50,000 रुपया अगर नया पार्टनर लेके आता है तो हमने सीखा एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर, या सैक्रिफाइजर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर व्हाट रेशियो, सैक्रिफाइस गुडविल लिखा है 50,000 एज गुडविल प्रीमियम। तो एंट्री बताइए क्या बनेगी बच्चों। मैं एक डायरेक्ट एंट्री बना रहा हूं पहले, बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा, 50,000। किस किस को मिलना चाहिए, एक बार के लिए बात करते हैं, किस किस को मिलना चाहिए, 2R2S, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो सैक्रिफाइजर्स भी होते हैं, तो 2R2S होना चाहिए सर 50,000 रुपए। लेकिन यार सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाले बगैर थोड़ी काम चलेगा, तो पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं ना। तो आप मुझे बताओ, R का सैक्रिफाइस निकालना हो तो ओल्ड 4/5 माइनस न्यू, यस 1/3, टेकिंग द एलसीएम 15। हाँ कितना बनेगा बेटा, माइनस प्लस में 7 में 15 आ रहा है। 7/, हाँ 7 थोड़ी ना आ रहा है, 3 5, अच्छा हाँ 7/, प्लस आ रहा है। तो हुई सैक्रिफाइजर और गेनर, ये सैक्रिफाइजर है सर। और अगर मैं यहां पर श्याम की बात करूं तो श्याम का बेटा 1/5 माइनस 1/3 टेकिंग 15 एज एलसीएम, 5 3 और 3 5, कितना होगा बेटा, माइनस 2/15। सर ये बंदा कौन है, ये गेनर है सर, ये बंदा गेनर है सर। और जोन सा बंदा गेनर है, जोन सा बंदा गेनर है, उसको गुडविल का शेयर थोड़ी ना दे दोगे, बल्कि वो तो कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसको हम श्याम को इस लिस्ट में से हटाएंगे, क्रेडिट वाली लिस्ट में से हटाएंगे, और इसको हम श्याम अकाउंट डेबिट, इसको कौन सी लिस्ट में डाल देंगे बेटा, डेबिट वाली लिस्ट में। अब क्वेश्चन है सर, राम के आगे जो फिगर है वो कितनी आएगी, और श्याम के आगे जो अमाउंट है आई मीन फिगर है वो कितनी आएगी। तो बेटा बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। फर्म की गुडविल से इनको इनके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, फर्म की गुडविल से, ना कि 50,000 से। अरे अगर आपने 50,000 से कर दिया ना, काम सारा खराब हो गया। फिर 50,000 किसका शेयर है मुझे बताओ, न्यू पार्टनर का। कितने शेयर के लिए, तो आप मुझे बताओ ना, अगर 1/3 के लिए उसका 50,000 का शेयर है बेटा, फर्म की टोटल गुडविल कितनी आ जाएगी, 1.5 लाख रुपए, 1,50,000, बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर 1,50,000 आ जाएगी तो इसको भी आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 150 से। इसको भी बेटे आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 150 से। तो 2/15 इंटू 150 कितना होगा बेटा, 20,000। तो 20,000 से श्याम डेबिट होगा, समझ में आ रहा है। और राम ये कितना आएगा,
70,000 रुपए, ये आ जाएगा सॉल्व करके 70,000। और जो राम है बेटा वो 70,000 से क्या होगा, क्रेडिट होगा। अपने आप ही आपकी एंट्री भी सेटल हो जाएगी, सब कुछ सेटल हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी आपका सेक्रीफाइस और गेन वाला शेयर आया है उसको आपके पूरे फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करना है। इज इट डन बच्चों? कोई नई बात नहीं है, सारी बातें 12th की चल रही हैं, कोई कमाल की बात नहीं हो रही है, बिल्कुल इजी है। और अगली बात, हाँ जी, कितने केस पढ़ लिए अभी तक? 2। एक नया पार्टनर है, गुडविल प्राइवेटली लाए, कोई एंट्री नहीं। एक नया पार्टनर है, गुडविल कैश लाए, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजर इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तीसरा केस, नया पार्टनर है, गुडविल कैश में लेके ना आए। बताओ 12th में क्या पढ़ा था? फाउंडेशन छोड़ो एक बार, 12th में बताओ क्या पढ़ा था? पार्टनर्स के करंट अकाउंट से पैसा निकलता था, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजर्स या ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये होता था। अब चेंज हो गया, न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से पैसा निकलेगा। अगर हमने करंट कर दिया तो हमारा पूरा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ही चेंज हो जाएगा सर, क्योंकि अगर बेटा हमने करंट कर दिया तो हम तो इस एंट्री को कौन से अकाउंट से लेके जा रहेंगे? करंट अकाउंट से। लेके इंस्टीट्यूट कौन सी एंट्री, इसको कहां से जा रहा है? कैपिटल से। हमारे रिजल्ट्स अलग आएंगे। तो अब जो वो कह रहा है हमें उसी की बात सुननी है। हमने सही और गलत का चक्कर में नहीं पढ़ना सर, 12th में ठीक पढ़ा था या अब ठीक पढ़ रहे हैं, अरे वो भी ठीक था, अरे ये भी ठीक है, और आंसर वैसे भी सेम ही आता है, ठीक है, लेकिन प्रेजेंटेशन पूरी चेंज हो जाती है। तो हमें न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट समझ के चलना है। लिख लो यहां पे चेंज्ड, ठीक है ना, ये 12th से हम बदल चुके हैं यहां पे। चलो अब इसके बेसिस पे एग्जांपल नंबर 11 है, एग्जांपल नंबर 11 है, करो आप लोग सेल्फ करो, एग्जांपल नंबर 11 करके बताओ जरा। अब बढ़ते हैं बेटा तीसरी बात की तरफ। क्या हमने गुडविल की ट्रीटमेंट रिटायरमेंट के केस में भी सीखी है? अरे बिल्कुल सीखी है, और वो बिल्कुल सेम है, और वो 12th में भी एक ही एंट्री होती थी। अगर कोई पार्टनर बिजनेस में से रिटायरमेंट ले रहा होता था तो हम कहते थे भाई जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं वो देंगे पैसा। किसको देंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स पैसा? रिटायरिंग पार्टनर को। कौन सी रेशियो में? कंटिन्यूइंग पार्टनर सेक्रीफाइजर नहीं होते, गेनर होते हैं। जब कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाएगा तो वो अपना शेयर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को दे के जाएगा, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर सेक्रीफाइजर नहीं होंगे, कौन होंगे? गेनर्स। इसका मतलब एंट्री बनेगी बच्चों, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स इन देयर व्हाट रेशियो? गेनिंग रेशियो। ये आपने 12th में भी ऐसे पढ़ी थी और ये आज भी ऐसी है। आ जाओ एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लो बेटे ये क्वेश्चन मेरे साथ साथ करो आप। एग्जाम्पल नंबर 12, मैं वर्किंग नोट पे सॉल्व कर लेता हूं इसको। लो करो आप इसको, आप भी करो मैं भी करता हूं, एंड दैट्स इट। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट मेटल पे चलेंगे एक बार। टॉपिक हमारा कवर हो गया यूनिट नंबर 2 का। लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 12। ए बी सी डी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो। क्या रेशियो बच्चों? 1:4:3:2। डी रिटायर्ड एंड द गुडविल इज वैल्यूड एट ₹2 लाख। ओके, ये डी चला गया जी बिजनेस छोड़ के, और पूरी फर्म की गुडविल कितनी वैल्यू लगाई बेटा हमने? 2 लाख। तो आप बता सकते हो बेटा डी का शेयर कितना बनेगा? 4 1 5 2/5 2/10 सॉरी 2/10 कितना बनेगा बेटा उसका शेयर डी का? 40,000 रुपए। हाँ जी, डी का शेयर गुडविल का कितना बनेगा? 40,000। पूरी फर्म की गुडविल 2 लाख है, डी का शेयर कितना है? 2/10 40,000 रुपए उसका शेयर बनेगा। अगर 40,000 उसका शेयर बनेगा तो उसको उसका 40,000 रुपए कौन कौन देगा भाई? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को देना चाहिए। एक बार गलत एंट्री लिख रहा हूं मैं ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट ढंग से समझा पाऊं। एक बार गलत लिख रहा हूं तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अगर देंगे डी को तो हमारे मन में एंट्री बनती है ABC to D। कैपिटल अकाउंट मैंने नहीं लिखा, ABC to D बोलो ये बनती है। डी कितने लेगा? डी का तो पक्का है सर 40 लेगा। डी के आगे तो मैं 40 लिख भी दूं कोई दिक्कत नहीं, कोई डी को तो कितने मिलने हैं? 40। और इसको किसने देने हैं? ABC ने। लेकिन ABC तो तब देंगे ना बेटा जब ABC तीनों कौन हो? गेनर। आओ लेट मी चेक कि वो है कि नहीं। ए का चेक करो भाई, ए का चेक करो। इनका न्यू रेशियो क्या है? ABC का 4:3:3। ओके, ABC का न्यू रेशियो बेटा 4:3:3।
चेक कराओ बेटा। ए का अगर मुझको गेनर निकालना है तो मैं क्या करूं, बेटर क्या रहेगा, न्यू में से ओल्ड माइनस कर दो। वैसे फर्क नहीं पड़ता है, आप चाहो तो ओल्ड में से भी न्यू माइनस कर सकते हो। ओल्ड में से न्यू माइनस करूं तो नेगेटिव आंसर को मैं हिट कर लूंगा, और अगर न्यू में से ओल्ड माइनस करूं तो मैं पॉजिटिव आंसर को हिट कर लूंगा, क्योंकि पॉजिटिव आंसर आएगा तो वो गेनर होगा। तो आओ देखते हैं, ए का न्यू 4/10 माइनस ओल्ड बेटा 1/10 कितना हुआ बोलो। 3/10 गेन। ये कौन है 3/10 से, ये गेनर है सर। ये कौन है 3/10 से, ये गेनर है। बी को चेक करो, बी को, बी का ओल्ड न्यू 3/10 और बी का ओल्ड 4/10 कितना आया बेटा बी का, -2/10 से -2/10 2/10 1/10 गेनर या सेक्रीफाइजर। सी को चेक करो, सी का ओल्ड न्यू 3/10, सी का ओल्ड, 3/10 अरे सी कौन है, अरे सी कुछ भी नहीं है, अरे सी कौन है, सी कुछ नहीं है। इसका मतलब सी तो ना गेन की लिस्ट में आएगा ना सेक्रीफाइस की लिस्ट में आएगा, सी को तो हटा दो। ये ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं ना, हमने ये किया है न्यू माइनस ओल्ड। आप ओल्ड माइनस न्यू भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर माइनस और प्लस को अलग अलग देखना पड़ेगा। सी को तो खत्म कर दो। अब मैंने जब इसको किया तो ए का क्या बना भाई, ए कौन है, गेनर। तो ए अगर गेनर है तो ए तो ठीक है डेबिट होगा। ए कितने से डेबिट करूं, पूरी फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई कर दो यार इसको, ए के शेयर को, कितने से, 2 लाख से। कितने पैसे आए बोलो, 60,000। बोलो जी कितने पैसे आए, 60,000। अच्छा बी तो सैक्रिफाइजर है, तो बी को डेबिट वाली लिस्ट से हटाओ और बी को कौन सी लिस्ट में डालो, क्रेडिट वाली लिस्ट में। सैक्रिफाइजर तो भाई क्रेडिट किया जाता है, तो पूरी फर्म की गुडविल को 2 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना हुआ, 20,000। बोलो ठीक है। और सी को लिस्ट में से ही हटा दो सर, ना डेबिट की लिस्ट ना क्रेडिट की लिस्ट, क्योंकि सी कौन है, सी ना गेनर है और ना ही सैक्रिफाइजर है, उसको लिस्ट में से हटा दो। तो आपके सामने एंट्री क्या बन गई, ए टू बी टू डी या ए टू डी टू बी, बात वही है। तो कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है जी। अब आप इंस्टीट्यूट मटेरियल निकाल लो, मेरी तरफ से कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अब हम इंस्टीट्यूट मटेरियल में से सारे क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, आज एक बार शुरू करते हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों ये ध्यान रख लेना, बस इसको आप ना अपनी उसके अंदर बुक के अंदर ही हाईलाइट कर लो कि 20% ये एन्युटी फैक्टर एज्यूम्ड है और 3 इयर्स परचेज ये भी एज्यूम्ड है। बस 3 ईयर परचेज एज्यूम्ड है, ये एन्युटी फैक्टर, या आप उसमें नोट कर लो कि ये एज्यूम्ड चीजें हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में बता देता हूं छोटी छोटी बातें इसके अंदर, बहुत ही सिंपल है, यहीं बता देता हूं। द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन द रिस्पेक्ट टू द बिजनेस कैरिड ऑन बाय राठौड़। हाँ जी, क्या कुछ है, कैपिटल लगा रखी है भाई ने बिजनेस के अंदर, कितना पैसा लगा रखा है बेटा, 150। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस 150। मार्केट रेट, मैं इस क्वेश्चन को किस वजह से करा रहा हूं बता देता हूं, छोटा सा एक पॉइंट है बस, उसकी वजह से करा रहा हूं, वैसे तो आराम से करने लायक है क्वेश्चन। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी अगर बाजार में मैं पैसा लगा दूं, किस में लगा दूं, एफडी में, समथिंग ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा दूं, तो आराम से मार्केट कितना रिटर्न दे सकती है, 10%। रिस्क फ्री रिटर्न मुझे कितनी मिल सकती है, लेकिन क्योंकि मैं बिजनेस कर रहा हूं तो बिजनेस करने की वजह से जो रिस्क क्रिएट हो रहा है उसका भी मुझे रिटर्न मिलना चाहिए। तो रिस्क की वजह से मुझे कितना रिटर्न और ऐड होके मिलना चाहिए, 2%। तो किसी बिजनेस का अगर इन दोनों को जोड़ दे तो बिजनेस के लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना काउंट होगा, 12%। मैंने लॉजिकली बात बता दी आपको। 10% को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मत ले लेना, 10% है रिस्क फ्री, यानी कि मार्केट में कहीं नॉर्मल पैसा लगाते तो कितना रिटर्न आप कमा सकते हो, 10। हम तो बिजनेस कर रहे हैं सर, बिजनेस में एडिशनल कितना मिलना चाहिए, 2% और, तो किसी भी बिजनेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना हो जाता है, 12%। हमने पैसा कितना इन्वेस्ट कर रखा बेटा बिजनेस के अंदर, 1.5 लाख रुपए। तो आप मुझे बताइए मेरे बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 1.5 लाख रुपए का कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस इनटू में 12/100, फटाफट बताओ बेटा कितना हो गया नॉर्मल प्रॉफिट इन द बिजनेस, 18,000। 18,000 मेरे बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। आओ जरा अब एवरेज प्रॉफिट की बारे में बात कर लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट के बारे में उसने क्या बोला है, गुडविल के नंबर ऑफ ईयर परचेज दे दिया उसने
5 year purchase of the super profit calculated on the basis of average profit of the last 4 years। हाँ जी, किसके बेसिस पे गुडविल कैलकुलेशन करनी है भाई? लास्ट 4 ईयर के एवरेज के बेसिस पे। ये रहा पहला साल, ये रहा दूसरा साल, ये रहा तीसरा साल और ये रहा तीसरे साल में लॉस, यानी इसको क्या लेके चलेंगे हम लोग? माइनस। कोई बड़ी बातें नहीं है। चारों का सम बताओ बच्चों। 126 नहीं 120। चारों का सम हाँ। 120 आ गया 4 इयर्स के प्रॉफिट का सम। 120 डिवाइड बाय 4 30 आ गया एवरेज। लेकिन सुनो, 30 आ गया एवरेज, लेकिन रेम्यूनरेशन फॉर ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर कहता है बात ऐसी है भाई, 6,000 रुपया एक्सपेक्टेड मेरे को भी मिलना चाहिए, मैं बिजनेस चला रहा हूं, और इसका मतलब 6,000 तो बेटा इसमें से माइनस कर दो, बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट तब निकल के आएगा। क्योंकि हम पढ़ते हैं ना बेटा, सारे खर्चे माइनस करने होते हैं। ये एक तरह की कौन सी कॉस्ट है एक बिजनेसमैन की? इंप्लिसिट कॉस्ट, जिसको इकोनॉमिक्स में बोलते हैं। तो बिजनेस का प्रॉफिट कितना निकल के आ गया बेटा? 24,000 रुपया। समझ गए सब लोग? तो इसका मतलब ये कौन सा प्रॉफिट है? 24,000 रुपया एवरेज। मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना है बेटा? लिख दो यहां पे, ये एवरेज प्रॉफिट है। और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 18। तो सुपर प्रॉफिट बिजनेस का कितना आ गया बेटे? 6,000। कितने नंबर ऑफ ईयर परचेज के बारे में बात हो रही है? 5। तो बिजनेस की गुडविल कितनी हो गई? 30,000। बहुत सिंपल है यार, खत्म हो गया। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। देखो चेक करो, आंसर आ गया, आ गया। चलो आगे बढ़ो। नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सर एक कर ली मैंने, मैं बेटा दोबारा इस पे टॉपिक पे डिस्कशन नहीं करूंगा, ये हम कर चुके हैं। नीड वगैरह और ये सैक्रिफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो, ये भी बता चुका हूं मैं तुम्हें कि नया पार्टनर की गुडविल की ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है। मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इस कॉन्सेप्ट पे मैं ये तुम्हें होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं। ये सारे एग्जाम्पल्स आज आपने घर जाके करने हैं। मैंने जितनी बातें तुम्हें बताई हैं आराम से हो जाएगा। सीधा आ जाओ थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, सीधा आ जाओ थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। उसमें भी मैं मेन ही बात करूंगा क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो चुकी है। लो जी, इलस्ट्रेशन थर्ड। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ येलो एंड ग्रीन एज ऑन 31 December 2022। द पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। लो भाई, दो पार्टनर्स हैं, एक येलो है एक ग्रीन है, 3:2 में पार्टनरशिप चलाते हैं। On the above data, Black was admitted on the partners. Black was admitted as partner on the condition that he would pay 20,000 as capital. Black आ गया जी, कितनी कैपिटल लेके आ रहा है बेटा? 20,000 रुपए कैपिटल लेके आ रहा है। Goodwill was to be valued 3 years purchase of the average of 4 years profit which were। हाँ जी, तो कितने ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करना है? 3 years परचेज करो बेटा, चारों ईयर्स के प्रॉफिट का सम कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और पहले बताओ कितना आया? 36। पक्की बात है? 36,000 में उसका शेयर निकाल लो। जो नया पार्टनर है उसका शेयर बनता है 655, 6:5:5। तो ब्लैक का शेयर कितना बन गया बेटा? 5/16। तो बेटा गुडविल में उसका शेयर कितना बन गया? गुडविल का शेयर 36,000 इंटू 5/16, 48 आ रहा है। पता नहीं, ये कह रही है। अरे यार, एवरेज इतना निकालना था। एवरेज 9,000 प्लस 14,000 प्लस 12, ठीक है अब 36 है, कंफर्म है। इंटू 5/12 करो, 5/16 करो। 36,000 इंटू 5/16 कितना आ रहा है? 11,250 का शेयर बन गया बच्चों। 11,250 रुपए गुडविल का शेयर बन गया। अब मुझे बताओ वो अपना शेयर गुडविल का कैसे लेके आ रहा है भाई? चेक करो, नगद लेके आ रहा है नहीं लेके आ रहा? ब्लैक वाज इन द कंडीशन दैट ही वुड पे 20,000 कैपिटल, गुडविल वाज वैल्यूड दिस, नहीं लेके आ रहा सर। गुडविल का शेयर नगद नहीं लेके आ रहा। नहीं तो क्लैरिटी के साथ यहां पर बात लिखी होती कि वो 20,000 रुपए कैपिटल के लेके आ रहे हैं और गुडविल का पैसा भी नगद लेके आ रहे। क्या ऐसा बोला क्या? नहीं, इसका मतलब गुडविल नगद में नहीं आ रही। यहां तक बताओ बेटा, सब बात समझ में आ गई मेरी? तो मुझे बताओ पहली एंट्री बता दो, फटाफट से पहली एंट्री बता दो क्या बनेगी जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है इसमें से। बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे बेटा? 20,000 20,000। दूसरी एंट्री बोलो, ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट यस टू
टू येलो टू ग्रीन, यही तो बनेगी बेटा, क्योंकि गुडविल का पैसा नगद में लेके नहीं आ रहा। तो गुडविल का पैसा नगद लेके आ रहा होता तो मैं बैंक में 20 भी जोड़ता और मैं 10 नहीं कितना 11,250 भी जोड़ता, पर वो तो तब जोड़ता ना जब नगद लेके आता, नगद लेके नहीं आ रहा। हमें ध्यान रखना है, गलती से भी ये गलती नहीं कर देनी कि नए पार्टनर के करंट अकाउंट से पैसा निकाल लो, नहीं भाई, नए पार्टनर कौन सा अकाउंट से पैसा निकालना है, कैपिटल। तो येलो एंड ग्रीन, तो बेटा जी उसके कैपिटल अकाउंट से निकाल लो 11,250, और ये कौन सी रेशो में वाई और जी में बटेगा, सैक्रिफाइसिंग। ओल्ड रेशो तुम्हारे पास है 3:2, न्यू रेशो बेटा तुम्हारे पास है 6:5:5। मुझे बता सकते हो क्या सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आ रहा है? 3/55 और -3/55, मतलब इक्वल। हाँ ऐसे तो नहीं आ रही। शायद ना लगाया करो यार, शायद का क्या मतलब, सीए कर रहे हो तुम, शायद का क्या मतलब, पक्की बात करो ना। सैक्रिफाइसिंग रेशो कुछ देख लिया मैंने, कुछ और आ रहा है, करो। शायद का कोई चक्कर नहीं है, चार्टर्ड अकाउंट है तो भविष्य का, तू भी शायद गएगा तो कैसे काम चलेगा है? नहीं गलत कर दिया मैंने, फिर मैं 6/5 लिया था मैंने। वाई के बारे में बोलो, कल को किसी की रिटर्न फाइल कर रहा हो कि शायद तेरी इनकम इतनी है भाई, शायद तेरा इतना टैक्स बनता है, शायद तू दिया इतना है, थोड़ी भाई साहब शायद आपकी फीस दे दूंगा मैं कल, ठीक है ना? ऐसे नहीं भाई, पक्की बात कर भाई। करो तुम लोग ही करके बताओ। - 18:7 आना चाहिए, नीचे से चेक किया तो 18:7। ठीक है ना, मैंने तो नीचे से देखा, मैंने करा नहीं कैलकुलेट, 18:7 आएगा, ठीक है जी। सैक्रिफाइसिंग रेशो मिला किसी का नहीं? ओल्ड माइनस ये आप कर लो ना, ओल्ड माइनस न्यू करो। ओल्ड कितना रेशो है, ओल्ड वाला शेयर कितना है वाई का 3/5, नया वाला शेयर कितना है 6/16, और अगर यही आप जी का करोगे तो ओल्ड वाला कितना है 2/5, नया वाला कितना है 5/16। बस इसको सॉल्व करना है आपको, इतनी सी बात है। आ गया आंसर? क्या कितना है बोलो? 18:7 आ गया। 18:7 में अगर ये बटेगा 11,250 रुपए तो कितने कितने पैसे जाएंगे? 8100 और 3150 रुपए। लो जी 8100 इसको मिल जाएगा और 3150 रुपए इसको मिल जाएगा, और ये हो गया काम खत्म। दो तो उसने हमसे पूछी थी भाई गुडविल की एंट्रियां, जो मैंने बना के दिखा दी। गिव जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट इफ द गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा हमें क्या करना है, और हमें बनाना है बैलेंस शीट, और हमें बनाना है बच्चों बैलेंस शीट। आप मुझे बताओ, एक प्रीवियस बैलेंस शीट मेरे पास है, जरा सोच के बताओ इसमें क्या क्या बदलाव होंगे। क्या ट्रेड पेएबल उतना रहेगा? हाँ सर ट्रेड पेएबल तो उतना ही रहेगा। येलो की कैपिटल में कुछ बदलाव दिखेगा आपको? 25,000 है येलो की कैपिटल इस वक्त, 25 + 81, 25 में सर 8100 और जुड़ जाएंगे। ग्रीन की कैपिटल 20 थी, +23,150 प्लस 3150 और जुड़ जाएंगे ना, ये आ गए ना, ये देखो। और जो बी है उसकी हाँ ब्लैक है, 20,000 की कैपिटल खुली और 11,250 की बंद भी हो गई कैपिटल, तो उसके कैपिटल अकाउंट का कितना बैलेंस खुलेगा बेटा? 8750। 8,750। तो ब्लैक की कैपिटल ले लो 8750, ब्लैक की कैपिटल आ जाएगी। और बैंक में मेरे पास 10 पड़े थे अभी 20 और आ गए हैं, तो बैंक में आ जाएंगे अब 20 और आ गए तो 30। बनाओ जी टोटल मिलाओ बैलेंस शीट का, देखो नई बैलेंस शीट का टोटल, ठीक है ना। शॉर्ट तरीके से काम आना जी भाई, देखो हमारे को साफ सी बात है, मैंने पिछली बैलेंस शीट में नई बैलेंस शीट बना दी है। बनाओ 20,000 प्लस 25 और 81 कितने हो गई है? 33,100 प्लस 23,150 प्लस 8750, ये टोटल आ रहा है 85,000 रुपए का, ठीक है जी। और 55 और 30 हो गए 85। बताओ जी बैलेंस शीट टू बैलेंस शीट वेरीफाई हो गया, सब समझ में आ गया, क्लियर है? चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ, चलो फटाफट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। लो भैया अब क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में, वो आपको बहुत सिंपल सी बात कर रहा है। वो कहता है विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन इलस्ट्रेशन 3 let us give journal entries and prepare a balance sheet if the goodwill is brought in cash।
अरे गुडविल नगद ला रहा है ये मान लेंगे, गुडविल नगद ला रहा है ये मान लेंगे, तो यार गुडविल नगद ला रहा है ये मान लेंगे, तो आप मुझे बताओ इस एंट्री में क्या बदलाव आपको समझ में आता है कि होगा। बैंक बढ़ हो जाएगा। जाएगा। अब सर ऐसा है बैंक में पैसा आ जाएगा, कितना पैसा आ जाएगा बैंक में? 315 अब तो सर 20 भी आ जाएगा और 11,250 भी आ जाएगा, बोलो सही है, कितना आ जाएगा? 31,250 ये बैंक में आ जाएगा। 2 ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट, उसमें ब्लैक की कैपिटल कितने पैसे होंगे? 20। 2 येलो 2 ग्रीन, इसी में कर दो ना अब तो, कितने कितने पैसे? 8100 एंड 3150। डन है। बैलेंस शीट में क्या चेंज देखने को मिलेगा? इसी में कर रहा हूं मैं, इसी में कर रहा हूं, बताओ मुझे, बताओ मुझे। ये येलो ठीक है, येलो की कैपिटल ठीक है, हाँ सर। ग्रीन की कैपिटल ठीक है, हाँ सर, ग्रीन की भी ठीक है। और ब्लैक की कैपिटल ठीक नहीं है। अब ब्लैक की कैपिटल 8750 नहीं रही, अब कितनी हो जाएगी? अब सर यहां पर आपके 20,000 आएंगे। और बताओ बैंक, सर बैंक अब 20 नहीं चलेगा सर, बैंक कितना ऐड होगा? 3150 से। बस आंसर चेक कर लेना, मिल जाएगा 31,250 से। डन है बच्चों, कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल है ना। चलो आगे बढ़ो, अब आ जाओ जी आप अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 5th, कहता है कंटिन्यूइंग विद द इलस्ट्रेशन 3, लेट अस गिव जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट दैट द गुडविल इज ब्रॉट इन कैश बट विथड्रॉन। गुडविल आई तो नगद पर साथ साथ निकाल ली गई। वापस चलता हूं मैं उसी पे जहां पे मैं कर रहा था इसको। लो भाई, अब मुझे बताओ अब मेरा क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब मेरी ग्रीन वाली एंट्री एज इट इज बनेगी, एज इट इज बनेगी, पर इस ग्रीन वाली एंट्री के साथ एक काम और करना पड़ेगा। बताओ क्या करना पड़ेगा? डेबिट हो जाएंगे। YG2 बैंक, ये करना पड़ेगा सर अब आपको। Y के 8100 डेबिट, ग्रीन के 3150 डेबिट, बैंक से पैसा निकल जाएगा 11,250। सही है सर, सही है, सही है। अब इसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे क्या पड़ेगा आप मुझे बता दो। अरे सर ये 8100 हटाओ, अब आए और गए खत्म हो गए। इसके 3150 भी हटाओ, आए भी थे इसके कैपिटल अकाउंट में और कट भी गए थे। इसकी कैपिटल Y और G की वही वही बनी रही, और B की कैपिटल कितनी बढ़ेगी? 20, B की बढ़ेगी सर 20। बोलो डन, ठीक है ना। 25 20 20। और बताओ, और बैंक बढ़ेगा 20 से, 31,250 से बढ़ा और 11,250 से घट भी गया, तो बैंक में नेट कितने बढ़े? 20। तो बेटा यहां पर अब मैं 31,250 की बजाय कितने पैसे जोड़ूंगा? 20, और फिर से मेरी बैलेंस शीट का टोटल टैली हो जाएगा। सिंपल है, 20 यहां बढ़ गए और 20 यहां बढ़ गए, 85 का टोटल आ जाएगा। 85 ये, 85 ये। इज इट ओके बच्चों? डन है। चलो आगे बढ़ो जी, आगे बढ़ो। सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है भाई, सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग पूछी है इंस्टीट्यूट ने आपसे। लो जी लो, अब आते हैं हम इसके ऊपर, और मैं बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को करके दिखाने वाला नहीं हूं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अरे गेनर टू सैक्रिफाइसर करा दिया सर आपने बढ़िया से, गेनर टू सैक्रिफाइसर। आगे बढ़ो, सेम क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 8 तुम्हारे, तुम कर लेना इसको। सेम क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 9, गेनर टू सैक्रिफाइसर। ठीक है जी, इसमें क्या हो रहा होगा ज्यादा से ज्यादा कि एक आधा बंदा जिसको मैं गेनर सोच रहा हूंगा, असल में वो गेनर की जगह पे कौन निकल आएगा? सैक्रिफाइसर निकल आएगा भाई। तो वो गेनर होगा तो क्रेडिट की लिस्ट से उठ के डेबिट में चला जाएगा, सैक्रिफाइसर होगा तो क्रेडिट की लिस्ट से उठ के वो डेबिट में चला जाएगा। बस इतना ही होगा। अब हम आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और मेरे ख्याल से ये 2 क्वेश्चन हमारे आखिरी क्वेश्चन है। तो बेटा मैं एक काम करता हूं, क्वेश्चन नंबर 10 तो करो आप, और कोई भी बात अगर पूछनी हो तो फिर पूछ लेना मुझसे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 11 मैं कराऊंगा पूरा का पूरा स्क्रीन पे। ठीक है जी, 10 करो एक बार आप। चलो ये हो गया डन आपका विदाउट एनी डाउट। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड द बढ़िया वाला क्वेश्चन। ये मैं यहीं सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग मेरे साथ साथ कॉपी पे कर लो इसको। लो इलस्ट्रेशन नंबर 11, देखो जी क्या है क्वेश्चन के अंदर। CU एंड AU, AU ही लिखना पड़ेगा मेरे को, क्यों? बिकॉज एक नया पार्टनर जो है वो भी A नाम से है, नहीं तो मैं कुछ कर लेता इसका। चलो CU एंड AU, CU एंड AU are in partnership sharing profit and loss in the ratio 5:3. On 1 अप्रैल 2022 they decided to admit, किसको नया पार्टनर दे दिया बेटा? एडमिशन किसको दिया हमने? AG को एडमिशन दे दिया।
द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या टर्म्स है? एजी विल ब्रिंग 2 लाख एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर। एजी का शेयर है बेटा 1/4, और 1/4 के लिए कितना पैसा लेके आ रहा है भाई? 2 लाख रुपए की कैपिटल। ओके, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1, ठीक है, 1/4 आ गया। 2:1:1, जरा चेक करो एजी का क्या रेशियो आ गया? 1/4 आ गया ना। ओल्ड रेशियो मेरे पास है, न्यू रेशियो मेरे पास है, डन है। फटाफट से मुझको जरा निकाल के दिखा दो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फटाफट से सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो, मैं बाकी की चीजें लिख लेता हूं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। CU वाज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 2000 पर मंथ, ठीक है जी। CU की सैलरी है 2000 रुपये पर मंथ। इट वाज रिवाइज टू 3000 फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020, 1 अक्टूबर 2020 से। इंटरेस्ट है कैपिटल के ऊपर 8%, सबको मिलेगा। कैपिटल्स जो हैं वो 4 लाख और 3 लाख, 7 लाख की कैपिटल लगी पड़ी है, ठीक है। कैपिटल लगी हुई है 7 लाख रुपए, और इंटरेस्ट है उसके ऊपर @8% पर एनम। ओके, विच वाज रिमेन अनचेंज्ड। गुडविल हमें इस तरह से कुछ वैल्यू करनी है। गुडविल वाज वैल्यूड 3 years परचेज द एवरेज एडजस्टेड वेटेड प्रॉफिट टू लास्ट 4 years डिडक्टिंग सैलरीज टू द पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, द प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 4 years गिवन टू यू, ठीक है, डन है। प्रॉफिट फॉर द पास्ट 4 years गिवन टू यू। हाँ जी बच्चों, क्या निकला सैक्रिफाइसिंग रेशियो? लिख दूं यहाँ पे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया 3:2। लो बेटा, अब मैं इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझाने जा रहा हूं। हमारे को निकालने हैं एडजस्टेड प्रॉफिट्स। पहले तो एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकालने हैं। एडजस्टेड प्रॉफिट्स का मतलब होता यह है कि भाई खर्चे वर्चे जो भी आने वाले समय में थे उन सबको डील करना है, और एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकाल के सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 नहीं है, वही आ रहा है 1:1। क्या बात, तुमसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों नहीं निकल रही किसी से भी? पक्का सबका 1:1 आ रहा है? चलो फिर 1:1 लिखूं। चलो 1:1 है, 1:1। तो हमें एडजस्टेड प्रॉफिट्स तक पहुंचना है भाई। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द गुडविल एजी सपोज टू ब्रिंग एंड जर्नल एंट्री फॉर द सेम। हमें जर्नल एंट्री बना के दिखानी है जी, ठीक है जी, और अमाउंट ऑफ गुडविल हमें निकालना है, अमाउंट ऑफ गुडविल। अब गुडविल का अमाउंट जो निकलेगा बच्चों, वो निकलेगा हमारे इन प्रॉफिट्स के बेसिस पे। लिख लो जरा एक बार प्रॉफिट्स को, हम इसके अंदर एडजस्टमेंट करेंगे। मैं लिख रहा हूं 4 साल के प्रॉफिट्स को, फिर मैं इसको पूरी शीट पे करके दिखा रहा हूं। ईयर्स है हमारे पास 4, ठीक है जी, और ये है प्रॉफिट मेरा 2018-19 का पहला, 2019-20 का, 2020-21 का, 2021-22 का। लो भाई, ये 4 प्रॉफिट्स लिख लिए मैंने। इनके जो प्रॉफिट्स गिवन है पहले मैं वो लिख लूं। 2,10,000 का एक प्रॉफिट गिवन है, 2,60,000 का प्रॉफिट गिवन है, 2,10,000 का प्रॉफिट गिवन है, ठीक है जी, 3,05,000 का प्रॉफिट गिवन है। अब बुक वाला हमें क्या कह रहा है भाई, उसकी बात सुनो। वो कह रहा है इन प्रॉफिट्स में अभी तक, पढ़ो क्या लिखा है, इस लाइन को पढ़ो। गुडविल वाज टू बी वैल्यूड 3 years परचेज ऑफ द एवरेज एडजस्टेड वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कितने साल के? 4 साल के, जो मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं अभी, ठीक है जी। आफ्टर डिडक्टिंग सैलरीज टू द पार्टनर्स, पार्टनर की सैलरी माइनस करनी है इन प्रॉफिट्स में से, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स भी क्या कर रहे हैं इसमें से, माइनस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी तक इन प्रॉफिट्स में से माइनस नहीं हुआ था, पार्टनर्स की सैलरी भी अभी तक इनमें से माइनस नहीं हुई थी। तो जो पार्टनर है एक तो नया आ रहा है, देखो भाई एक तो नया आ रहा है, क्या नाम है उसका, एजी। कितनी कैपिटल लेके आ रहा है वो, 2 लाख। उसको तो उसकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट हम नहीं देने वाले भाई, वो कोई पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर थोड़ी ना है कि उसकी कैपिटल के ऊपर हम इंटरेस्ट दें। तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उनकी कैपिटल का सम कितना लगा हुआ बिजनेस के अंदर, 7 लाख रुपए। चेक करो, एक ने 4 लगा रखा था, एक ने 3, तो दोनों ने कैपिटल का सम कितना लगा रखा है, 7 लाख। 7 लाख का 8% कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, 56। इसका मतलब 56,000 रुपीज का आईओसी ये ले जाएगा, 56,000 का आईओसी ये ले जाएगा, 56,000 का आईओसी ये ले जाएगा, ये ले जाएगा मतलब इस साल में
ये ले जाएगा वर्ड नहीं होगा। एवरेज में से ना माइनस कर दे सैलरी और उसको, किस में से? एवरेज प्रॉफिट में से, जब तीनों चारों में से माइनस करना है। नहीं, वो क्या होता है, अगर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है फिर ऐसे हो सकता है, लेकिन अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है फिर नहीं होता, फिर आपको वेट्स को भी तो डील करना पड़ता है ना, और हमारा ये क्वेश्चन किसका है, वेटेड का, तो ऐसे नहीं करना, हर एक में से इंडिविजुअली ही करना है। 56 इसमें से माइनस कर दो, सिंपल वाले में कर सकते थे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट बिल्कुल कर लेते। आईओसी माइनस, आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो गया, हर साल देंगे ना 56 कर दिया माइनस। अब बताओ जी सैलरी का क्या था, बोलो सैलरी का क्या था। सीयू वाज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 2000 रुपए पर मंथ, जो रिवाइज हुई सैलरी उसकी कितने में रिवाइज हुई बच्चों, 3000 में रिवाइज हुई, लेकिन ये रिवाइज कौन से साल में हुई, 19-20 में या 20-21 में, 20-21 में, 20-21 में। 1 अक्टूबर 2020 जो सैलरी आ रही है 1 अक्टूबर को रिवाइज हुई, तो 1 अक्टूबर कौन से सेशन में पड़ेगा, 20-21 में पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब जो 18-19 वाली सैलरी थी वो तो उसकी कितनी रही होगी, यही 2000 रही होगी। 18-19 में तो वो 2000 की सैलरी में ही काम कर रहा था, तो 2000 की सैलरी अगर पर मंथ है तो एनुअल सैलरी कितनी हो गई, 24 हो गई, यहां से सैलरी माइनस हो गई। 19-20 में भी सैलरी कितनी हो गई, 24, यहां से माइनस हो गई। लेकिन जब मैं बात 20-21 की करूंगा तो 1 अक्टूबर तक तो उसकी सैलरी कितनी है बताओ भाई, 2000 इंटू 6 कितनी, 12, और फिर 1 अक्टूबर को उसकी सैलरी कितनी हो गई, 3000, बचे हुए 6 महीने कितनी सैलरी लेगा वो, 3000 के हिसाब से 18, तो भाई टोटल सैलरी कितनी हो गई उसकी, 30000। इसका मतलब 20-21 में मैं 30000 माइनस करूंगा, और फिर जब 21-22 की बारी आएगी तो उसकी तो बढ़ी हुई सैलरी आ रही है सामने, बढ़ी हुई सैलरी कितनी सैलरी हो गई, 3000, तो पूरी सैलरी कितनी बनेगी उसकी, 36,000 रुपए, 36,000 यहां से माइनस कर दो। लो भाई, पहली चीज मैंने माइनस करी है यहां से, पहली चीज जो मैं डील कर चुका हूं वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरी चीज जो मैं डील कर चुका हूं वो है सैलरी या रेम्युनरेशन। इसके अलावा चेक करो मेरे कौन कौन से पॉइंट डील हो चुके हैं। पहला पॉइंट डन है, दूसरा पॉइंट डन है, तीसरा पॉइंट डन है, चौथा पॉइंट डन है, पांचवा भी डन है, छठा पॉइंट पे बात कर रहा था मैं, छठा पॉइंट भी हो चुका है। अब आ जाओ, दीज प्रॉफिट्स वर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग रेक्टिफिकेशन। कुछ गलतियां भी हुई हैं भाई प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन करने के लिए। क्या गलती हुई है, ए पॉइंट को पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अ मशीन कॉस्टिंग 40,000 परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2020। ये 1 अक्टूबर 2020 कौन से ईयर है भाई, 20-21 या 21-22 या 19-20? 20-21 के बारे में बात हो रही है। कहते हैं एक मशीन खरीदी थी 40,000 रुपए की। अब 40,000 की मशीन कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो नहीं है, कौन सा खर्चा है मशीन का खरीदना, कहां जाना चाहिए था, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां जाता है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। हमने इसको कहां से चार्ज किया, P&L से, मतलब रेवेन्यू से। तो प्रॉफिट कम कर लिया होगा 40,000 से या बढ़ा लिया होगा, कम कर लिया होगा। खर्चा दिखा रहे हो यार, खर्चा दिखा रहे हो तो खर्चा बढ़ा, खर्चा बढ़ा तो प्रॉफिट घटा, प्रॉफिट घटा तो कितना घटा, 40 घटा। ठीक करने के लिए क्या करूं, 40,000 का प्रॉफिट वापस ऐड ऑन कर दूं, तो कर दो भाई, 40,000 का प्रॉफिट वापस से ऐड ऑन कर दो। कौन से वाले साल में, 20-21 में 40,000 का प्रॉफिट वापस ऐड ऑन कर दो। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जब उस मशीन को तुम, अब इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट तुमने घटाया, यानी उसको रेवेन्यू ना मान करके उस मशीन को तुम कहां ले गए होगे, अब बैलेंस शीट में। अब अगर बैलेंस शीट में ले गए तो 20% का डेब्ट भी तो काटना पड़ेगा। 12th वाला पॉइंट है, कोई नया पॉइंट नहीं है। ये वाले पॉइंट 12th में बहुत करे तुमने, एडमिशन में भी करे हैं, रिटायरमेंट में भी करे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन में भी करे हैं, ऐसे वाले पॉइंट कि अगर मैं रेवेन्यू नेचर का ना मान के इसको, अब मैंने कौन से नेचर का मान लिया, कैपिटल, तो इसको मैं कहां ले गया, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में ले गया तो डेब्ट काटना पड़ेगा, किसके ऊपर, 40,000 पे। 20% 40,000 का कितना होता है, पर ये तो पूरे साल का हो गया। 1 अक्टूबर से गिनोगे तो कितने महीने का होगा, तो 6 महीने का कितना हो गया, 4,000, तो 4,000 रुपए का डेप्रिसिएशन कटेगा। बताओ भी बताओ, ये मैंने जो ऐड किया है, लिख देता हूं यहां पे, ये जो ऐड किया है ये मशीन को किया है, और जो माइनस किया है वो डेप को किया है। और सुनो, अब मशीन बता सकते हो बैलेंस शीट में कितने की होगी, 36 की।
मशीन कितने की होगी बैलेंस शीट में 36 की, और उस 36,000 की मशीन के ऊपर अगले साल भी डेप कटेगा। अभी तो मेरे पास अगले साल भी 21-22 भी है, तो 36,000 की मशीन के ऊपर कटेगा, रिटर्न डाउन है क्योंकि, तो 36 पे ही कटेगा। 36 के ऊपर कितने परसेंट बोलो, 36 का 20% कितना हुआ, तो ये 7200 रुपए का डेप्रिसिएशन यहां से भी माइनस हो जाएगा 21-22 में। और तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बता रहा हूं, अगर एक साल और होता मेरे पास यहां पर 22-23, तो क्या एक और डेप्रिसिएशन कटता? अगर मैं 22-23 में यहां पर भी एक और साल होता है यहां पे 22-23, तो क्या ये प्रोसेस यहीं रुक जाता है, चलता भी आगे? चलता। और अगला डेप्रिसिएशन पता है किस पे कटता, बताओ? 36,000 माइनस 7200 करके जो आता उसके ऊपर 20% का डेप कटता, पर यहां पर प्रोसेस हमारा खत्म हो गया। बताओ भाई, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया? आगे बढ़ो, अगला वाला पॉइंट 12th वाला पॉइंट है, ये भी, इसमें भी अकाउंट्स ये पढ़ रखा है तुमने, रिकॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ रखा है क्या? स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020, तो ये सेशन कौन सा है? 19-20। 19-20 वाला जो साल है उसमें स्टॉक ओवर वैल्यूड था 20 से। बेटा अगर स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है तो प्रॉफिट ओवर वैल्यूड होता है या अंडर वैल्यूड होता है? ओवर। तो ठीक करने के लिए माइनस करना पड़ेगा, तो 19-20 वाले प्रॉफिट को माइनस कर दो, 19-20 वाले प्रॉफिट को माइनस कर दो 20,000। स्टॉक यहां पे लिख देता हूं, स्टॉक ओवर वैल्यूड। और जो 19-20 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, तो 20-21 का कौन सा स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाएगा? ओपनिंग। और ओपनिंग स्टॉक तो खर्चे वाली साइड है, खर्चे ज्यादा तो प्रॉफिट कम, तो इसका मतलब 20-21 में इसको मेरे को वापस से क्या कर देना पड़ेगा, प्लस। 12th का पॉइंट है, कुछ नया नहीं है इसमें, ठीक है जी। आगे बढ़ो। उसके बाद देयर वाज अ लॉस बाय फायर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देयर वाज अ लॉस बाय फायर अमाउंटिंग टू रुपीज, कितने का लॉस बाय फायर था भाई? 10,000 का, इन द ईयर 18-19, विच वाज नॉट कंसीडर्ड इन द ट्रेडिंग अकाउंट बट करेक्टली डेबिटेड इन द P&L अकाउंट। आप सोचो जरा, लॉस बाय फायर होता है तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दो होती है, एक ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से माइनस, और दूसरा P&L अकाउंट में डेबिट। दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, एक ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से माइनस और दूसरा P&L अकाउंट में डेबिट। वो कह रहा है भाई आपने P&L अकाउंट में डेबिट तो करेक्टली कर दिया, चलो ये तो गलती हुई नहीं, लेकिन फिर क्या करना भूल गए आप? ट्रेडिंग में परचेज में से माइनस करना भूल गए, यानी कि डेबिट साइड में माइनस करना भूल गए, यानी कि खर्चे को आपने क्या नहीं किया, कम नहीं किया। इसका मतलब खर्चा तुमने क्या दिखा रखा है? ज्यादा। खर्चा ज्यादा दिखा रखा तो प्रॉफिट क्या हो गया होगा? खर्चा ज्यादा दिखा रखा तो प्रॉफिट क्या हो गया होगा? कम। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे? प्रॉफिट में ऐड ऑन करेंगे। कितने पैसे ऐड ऑन करेंगे? 10,000 रुपए। कौन सा वाला साल था? 18-19 में 10,000 ऐड कर देंगे। बच्चों बात समझ में आई ये वाली, या मैं दोबारा बताऊं? हाँ जी, सबको समझ में आ गया? दोबारा बताऊं? परचेज में से माइनस नहीं किया, भूल गए, यानी कि खर्चा हमारा क्या है? ओवर करके दिखा रखा है। परचेज आपका खर्चा होता है, खर्चे में से इसको माइनस करना था, नहीं किया, इसका मतलब परचेज आपने ज्यादा दिखा रखी है। परचेज ज्यादा मतलब खर्चा ज्यादा, खर्चा ज्यादा मतलब प्रॉफिट कम, तो प्रॉफिट कम तो प्रॉफिट में जोड़ दो। कितने पैसे जोड़ दूं? 10,000 रुपए। करेक्ट हो गया। उसके बाद कहते हैं एक पॉइंट और लास्ट, डेटर एज ऑन 31 मार्च 2022 इंक्लूडेड बैड डेट्स। कहते हैं डेटर में एक बैड डेट्स थी। कितने के बैड डेट्स थे भाई? 5800 के, जिसको कंसीडर नहीं कर रखा अभी हमने। तो 31 मार्च 2022 मतलब 21-22 का प्रॉफिट, इसका मतलब ओवर वैल्यूड है। कितने से ओवर वैल्यूड है? 5800 से। 21-22 का प्रॉफिट, इसका मतलब 5800 रुपीज से ओवर वैल्यूड है। तो ओवर वैल्यूड है तो ठीक करने के लिए माइनस कर दूंगा। अब ये सारे काम धाम करके बच्चों, अब मैं चलूं सीधा सॉल्यूशन पे चलूं, मैंने मेन पॉइंट सारे करा दिए आपको। ये सारे काम धाम करके आपके पास जो प्रॉफिट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करते हम इन चीजों पे। ये आ जाएंगे हमारे प्रॉफिट्स, ये नहीं सॉरी, ये आ जाएंगे प्रॉफिट्स। ठीक है। अब ये प्रॉफिट्स में बुक वाले ने वैसे तो हमारे को क्लैरिटी दे दी कि वेटेड लगाना है। अगर वो क्लैरिटी नहीं भी देता तो भाई आपको एक ट्रेंड दिख रहा है,
140, 160, 180, 2 आपको एक ट्रेंड दिख रहा है, तो भी वेट लगने चाहिए। तो आप इनको किससे मल्टीप्लाई करोगे? इनके रेस्पेक्टेड वेट से। 1 2 3 4 आ गया प्रोडक्ट का फिर सम ऑफ वेट से डिवाइड कर दिया, आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, गुडविल आ गई 540 की। 540 पूरी फर्म की गुडविल आई है, इसमें उसका शेयर कितना बनेगा भाई? 1/4। कितना आ गया उसका शेयर? 1/35 उसका शेयर आ गया एज शेयर ऑफ गुडविल, तो वो अपना गुडविल का शेयर ले आएगा भाई 1/35। और किसको किसको देगा भाई? जो कौन है? सेक्रीफाइजर कौन थे? CU आप लोगों ने निकाला था। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना बताया था बच्चों मेरे को? 1:1। तो नया पार्टनर आएगा, गुडविल का 1 लाख लिखा हुआ है ना, ये गुडविल का नया पार्टनर नगद लेके आ रहा है, चेक करो कहीं लिखा है क्या? AG shall bring his share of goodwill in cash। AG जो है वो अपना शेयर ऑफ गुडविल कैसा लेके आ रहा है? नगद। जब कोई नया पार्टनर गुडविल नगद लाता है और पुराने पार्टनर्स आई मीन ओल्ड या सेक्रीफाइजर्स पार्टनर्स को मिलती है, तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजर्स या ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो 1:1 में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो पूरी यूनिट कंप्लीट हो गई है, यूनिट नंबर 2। ठीक है जी, इसको मैंने मेरी फाइल में से भी करा दिया, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, यहां से भी सारे इलस्ट्रेशंस करा दिए हैं। अब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का होमवर्क जो है वो आपको करना है, वो करके और यूनिट को खत्म कर देना।